अच्छा जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकैप देता हूँ, ठीक है, सेल्स टैक्स के बारे में। फिर हम इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, ऑनलाइन वाले काइंडली कंफर्म कर दें कि आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है, प्लीज। यस सर, नजर आ रही है। आ रही है, ठीक है, चलें। अच्छा सर, बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा कि हमने जब सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना है ना, तो कुछ वो लोग हैं जिन्होंने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। वो हमने कहा था कि लॉ का जो सेक्शन आपका सेल्स टैक्स एक्ट है, ठीक है, जिस हम कानून को फॉलो करते हैं, वो है 1990, ठीक है, 1990। इसका सेक्शन कौन सा है? डब 14 सबसेक्शन 1, 14(1) आपको बताएगा किसने रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के बाद हम लोग सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हमने कहा था सेल टैक्स क्या है कि आसान अल्फाज में हमने अपने आप को नहीं कंसीडर करना कि फर्ज करें कि मैं जी किसी रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, फिलहाल इस एग्जांपल को डिस्कस नहीं करना। रिटर्न वो बंदा फाइल करता है जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड किसने होना है? 14(1) वाले ने होना है, ठीक है। अब उसमें हमने सेल टैक्स पे कितना करना है? बेसिकली कौन लोग हैं 14(1) के अंदर? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, आपके एक्सपोर्टर, आपके इंपोर्टर, ठीक है, और मतलब इस तरह से डिफरेंट किस्म के लोग मेंशन किए गए, ठीक है। तो सर जब हमने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो मैंने आपको कहा था कि एक हमारे पास परचेज होती हैं, ठीक है, जब चीज़ों को हम परचेज करते हैं इसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं, सेल टैक्स पे करते हैं। जैसे फर्ज करें मैं और आप कोई चीज़ बाय करके आते हैं तो हम भी टैक्स पे करते हैं, ठीक है, हम भी क्या करते हैं? टैक्स को पे करते हैं। हम टैक्स को जब पे करते हैं, फर्ज करें कि आपने कोई पिज्जा बाय किया, आपने कोई और चीज बाय की, तो आप टैक्स पे कर रहे होते हो। तो वो क्या होता है? परचेज करने के ऊपर आपका इनपुट टैक्स होता है। क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है। मैं सर आपको बताता चलूं, पहले भी आपको कंफर्म किया था कि इनपुट टैक्स हम अपने सिस्टम में खुद नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे कभी आपने रिटर्न फाइल किया सेल टैक्स का? नहीं किया। कभी मैंने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहली बात है हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात क्यों नहीं है? हम 14(1) के अंदर हमारा नाम नहीं है। उसमें वो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उन लोगों ने रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है। अब इनपुट टैक्स तो हम खुद नहीं डाल सकते। मैंने आपको कहा था कि ये क्यों नहीं डाल सकते। बेसिकली आपका सेल्स टैक्स पेबल कैसे होता है? सेल्स टैक्स पेबल होता है इक्वल टू आपका आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है, माइनस इनपुट टैक्स। इसको मैंने पहले भी रिपीट किया था कि जब आप किसी को चीज सेल करते हैं, फर्ज करें आपको तहजीब ने या किसी और बंदे ने चीज सेल की, जो आपसे उन्होंने टैक्स ले लिया, सेल्स टैक्स, वो उनका नहीं है, वो किसका? गवर्नमेंट का। उस टैक्स को क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। उन्होंने वो गवर्नमेंट के खजाने को जमा करवाना है, लेकिन वो सारा गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? वो लोग भी तो चीजें खरीद के लाए होंगे, यानी कि ये कोई बिजनेस पर्सन होगा जो चीजें, ये क्या होगा, ये टैक्स बियर कर रहा होगा या सॉरी आपका वो रिटर्न फाइल कर रहा होगा।
बेसिकली ये बियर करने वाला एंड कंज्यूमर है, इसको कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन टैक्स भी। जो बंदा चीज को कंज्यूम करता है या सर्विस को कंज्यूम करता है, ठीक है। फर्ज करें कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं, आप मेरी सर्विस ले रहे हैं, अगर मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, या कॉलेज रजिस्टर्ड हो, तो आपको सेल टैक्स चार्ज करेगा, तो आप इसको कंज्यूम करेंगे। जो अमाउंट मैं आपसे कलेक्ट करूंगा वो मेरे लिए आउटपुट टैक्स तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट का है। अब इसके साथ अगर मैंने किसी को पे किया होगा, आपके साथ जब आप बिस्कुट खा के आते हैं बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो क्या आपका इनपुट टैक्स है? मैं कहूंगा वो है सही, लेकिन उसको मैं माइनस नहीं कर सकता। कौन सा फिर माइनस कर सकता हूँ? अब ये बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए फर्ज करें कि मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आउटपुट टैक्स लिया जा रहा है। इसके रेलिवेंट अगर हमने कैमरा बाय किया, इसके ऊपर अगर इनपुट टैक्स है, तो वो मैं माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जिस एक्टिविटी के लिए आपको आउटपुट टैक्स मिलता है, उसी एक्टिविटी का रिलेटेड इनपुट टैक्स आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बेसिकली फर्ज करें कि आउटपुट टैक्स कितना हो, अगर 100 हो, तो इसमें से आपका 80 अगर आपने पे किया हुआ है इनपुट टैक्स, तो आपकी जो सेल टैक्स लायबिलिटी बनती है सर, वो कितनी बनती है? हमने डिस्कस किया था, वो लायबिलिटी आपकी बनेगी 20। 20 कैसे लायबिलिटी बनेगी सर? आपके आउटपुट टैक्स में से इनपुट को माइनस करने के बाद, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने के बाद। अब यहाँ पे सवाल ये रेज होता है कि आपका आउटपुट टैक्स कैसे आएगा पोर्टल पे, आपका इनपुट कैसे आएगा? इनपुट सर, जब बंदा हमें कोई चीज सेल करता है ना, तो वो अपना उसका आउटपुट होता है। उसका क्या होता है? आउटपुट होता है। उसने अपने कंप्यूटर पे जिस तरह से हम अपनी आउटपुट डालेंगे, उसने अपनी वैसी आउटपुट डालनी। जब अपनी आउटपुट डालेगा, हमारी क्या बन जाएगी? इनपुट बन जाएगी, सिंपल। उसके बाद उस बंदे की क्या है? आउटपुट, हमारी इनपुट। वो अपनी रिटर्न सबमिट करेगा, मेरे पोर्टल पे ऑटो में इनपुट शो होगा। मैंने सिंपली सर एक क्लिक करना है और मेरा इनपुट क्लेम कर लेना है। मैं कहूंगा ये वाला भी, मैंने 50 लोग से खरीदी होंगी, तो 50 लोग का इनपुट मेरे पोर्टल पे आ जाएगा। और मैंने जिन जिन को सेल की होगी, उन 50 लोगों को मैंने सेल किया, किसी और 80 लोगों को सेल किया, 80 लोगों के कंप्यूटर पे, उनके पोर्टल के ऊपर शो हो जाएगा कि भाईजान इतना 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 फला फला बंदे ने आपको सेल किए। समझ रहे होंगे आपको बात को। तो इन द मीन वाइल हमारा काम सिर्फ आउटपुट टैक्स को शो करना। आउटपुट टैक्स क्या है? कि आपकी सेल कितने की है, ठीक है, दोबारा से, और उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है। समझ रहे बात को? अब फर्ज करें 200 की सेल हो, ठीक है, और रेट क्या हो? 18% हो, तो सर याद रखिएगा कि यहाँ पे फिर आपका आउटपुट टैक्स कितना बन जाएगा? आपका 36 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो भाईजान पोर्टल पे कभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये अमाउंट तो मैं लिखता हूँ, ये उसका नहीं बताता। ये पोर्टल के अंदर खुद लिखा हुआ है, ये पोर्टल मुझे मालूम करके दे देता है। ये हमारा काम है सिर्फ इतना करना कि ये चीज अपनी सेल्स को रिपोर्ट करना। अब ये सेल्स एक बंदे को नहीं हो सकती, 10 को, 20 को, 50 लोग को हो सकती है। अभी मैं आपके सामने वो सेल्स की एंट्री करता भी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने 2 रिटर्न रोकी हुई थी, लेकिन क्लाइंट का बड़ा प्रेशर था, तो मैंने सबमिट कर दी। तो ये वाली जो चीज है, हमने अनेक्जर ए के अंदर लिखनी होती है। कहाँ पे लिखनी होती है? सेल्स को अनेक्जर ए के अंदर लिखना होता है। अनेक्जर ए, अनेक्जर ए जो है, ठीक है, इसके अंदर आपकी सेल्स रिपोर्ट की आती है, ठीक है। अब इसको अगर हम दोबारा से अगर पोर्टल पे जाकर डिस्कस करें, ठीक है, सर हमने लॉगिन किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं, तो मैंने कहा था कि हमारे लिए सेल्स को रिपोर्ट करने के लिए जो जगह है वो क्या है? सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट है, यही थी सर। यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर आपको पता है कि हमने तो मल्टीपल, हमने 1 बाय 1 इनवॉइस नहीं करना, ठीक है। हमने तो पता नहीं कितनी इनवॉइस को इकट्ठा रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सर इसके लिए आपका टेम्पलेट ये पड़ा हुआ है, डाउनलोड सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट। यहाँ पे क्लिक किया। जब क्लिक किया तो ये एक नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको लेके गया। जब यहाँ पे लेके गया तो आपको नजर आ रहा होगा सेल टैक्स इनवॉइस टेम्पलेट MS एक्सेल। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसने टेम्पलेट आपका डाउनलोड कर लिया, ठीक है। जब यहाँ पे आप गए, ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट पड़ा हुआ है, जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सर जो टेम्पलेट है, FBR ने जो इनका पोर्टल है उनके अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ, ठीक है। प्रोटेक्टेड मोड, इन्होंने उसी तरह से ही डिजाइन किया है जिस तरह से क्या है FBR का अपना पोर्टल बना हुआ है। इसके कॉलम
ये अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके कॉलम और बाकी सारी चीजें आपको बिल्कुल ही वैसे नजर आएंगी जैसे कि FBR का नॉर्मल पोर्टल होता है, ठीक है। इनेबल एडिटिंग हमने किया, ठीक है। पोर्टल पे जो 1 पे 1 हमने एंट्री करनी है यहाँ पे कर देनी, ठीक है। इसमें हमारा यार कि मैंने अब रजिस्टर्ड भी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे समटाइम ये आता है कि ये भी याद रखिएगा, समटाइम ये लॉक्ड फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? हम लिखा हुआ आ रहा है कि ये हमने इसको इसके मैक्रोज को डिसेबल कर दिया, शायद इतना विजिबल नजर ना आ रहा हो। लिखा हुआ है कि हमने मैक्रोज को डिसेबल कर दिया है। मैक्रोज को डिसेबल करने का क्या मतलब है कि इस फाइल को मैं डाटा तो लिखूंगा मैं, लेकिन सही काम नहीं कर सकता। मुझे पहले मैक्रोज को क्या करना है? इनेबल करना है, ठीक है। अब मैक्रोज को अगर इनेबल करना होगा तो सर मैं क्या करूंगा, जहां पे ये फाइल डाउनलोड हुई पड़ी हुई है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा। कहां जाऊंगा? उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज के ऊपर जब गया, ये प्रॉपर्टीज का टैब है, ये नजर आ रहा होगा। आल्ट एंटर भी करें तो उसका प्रॉपर्टी खुल जाती है, ठीक है। ये एक नया बॉक्स खुला, ज्यादा छोटा नहीं हो गया? खैर, इसके अंदर ये आपको शायद नजर आ रहा होगा कि नहीं नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये अनब्लॉक का छोटा सा बटन है। प्रॉपर्टीज में जाके ये जो प्रॉपर्टी का टैब खुला है, इसमें आ रहा है जनरल सिक्योरिटी डिटेल्स प्रीवियस प्रीवियस क्या है वर्जन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके वो यहाँ पे मेरे से परमिशन लेता है कि अनलॉक करना है, तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद अप्लाई ओके किया, ठीक है। अब मैं जब इसको दोबारा से खोलूंगा तो ये ऊपर ये नहीं आएगा कि मैंने इसको लॉक किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिएगा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब ये देखिए इनेबल कंटेंट आ रहा है, पहले इनेबल कंटेंट नहीं आ रहा था। पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था? आपके मैक्रोज की को हमने क्या कर दिया है? डिसेबल कर दिया। ये समझो कि फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फीचर है। ये कोई इसका प्रैक्टिकली इसके साथ कोई ऐसा नहीं है, कोई टैक्स का काम ही ये वाला था कि आप उस फाइल को प्रॉपर्टीज में जाके आपने नीचे जाके अनब्लॉक पे क्लिक करके अप्लाई ओके करके ओपन कर ले, ठीक है। ओपन करने के बाद अब सर ये नजर आ रहा है कि वैलिडेट का बटन, या मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा होगा। जब मैं क्लिक करता हूँ ये घूमने लग जाता है। ये बेसिकली क्या चेक करता है? जितनी यहाँ पे एंट्रीज हुई हुई है ना, सारी एंट्रीज क्या है? करेक्ट है। सारी एंट्रीज क्या है? करेक्ट है, ठीक है। मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। XLM, वालेकुम सलाम, आ जाएं जी, आ जाएं। अच्छा, मैंने एक ये टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको दिखा देता हूँ। सर ये देखें, मैंने कल ही रिटर्न एक फाइल किया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने सबसे पहला जो करना होता है वो ये चीज करनी होती है। ये डाटा तो सारा लिखा हुआ है। सबसे पहले ये टेम्पलेट है प्रॉपर से, हमने उसका CNSE नंबर सेलर का मेंशन कर दिया। उसका नंबर मेंशन करने के बाद याद रखिएगा कि इसके ऊपर हमने एंट्री करनी है। मैं थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। अब ये आपकी पूरी जो रो है, पार्टनर्स ऑफ बायर, जिस बंदे को आप सेल कर, आप सेलर हो, दूसरा बंदा कौन होगा? बायर होगा। जिसका इनपुट टैक्स बनेगा आपका क्या है? आउटपुट टैक्स। उसका सिंपल एनटीएन, ठीक है, एनटीएन मेंशन कर दिया। किस बंदे को सेल की उसका नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। उसकी टाइप क्या है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, वो मेंशन कर दिया। उसके बाद वो कहाँ से सेल कर रहा है, मतलब कहाँ पे बैठता है, ओरिजिनेशन कहाँ की है, ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ की है, वो चीज मेंशन कर दी। सेल इनवॉइस, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, यही वाला मैंने अपलोड किया है, ये रिटर्न मैंने सबमिट किया है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद सेल इनवॉइस की नंबर मेंशन किया, ठीक है, डेट सेल की मेंशन की, ठीक है। उसके बाद उसका HS कोड कौन सा है। आप जानते हैं कि चीजें आपकी HS कोड की बेस पे रिकॉग्नाइज होती हैं कि कौन सी चीज, जी, हार्मोनाइज कोड सिस्टम, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि आप फर्ज करें कि अब 8544 है, पाकिस्तान में भी इसका मतलब यही होगा, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के अंदर भी 8544 का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो वहां पे इंटरनेशनली हम फिर कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो कोड की रिट्रीव कहाँ है, और कोई चीजें होती हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर कोड कहाँ से तलाश करें? सर आपके कस्टम के अंदर है, कस्टम के अंदर, ठीक है, कस्टम के अंदर आपके हर चीज के कोड डिफाइन हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंपोर्ट टाइप की होती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, आपका सेल टाइप कौन सी है? आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट, जीरो रेटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने टाइप, सर जब ये छोटा सा एक त्रिकोण बनती है, इसका मतलब ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं?
ड्रॉप डाउन में जाके इस अकाउंट से चीजों को खोल सकते हैं कि इसकी फर्दर कैटेगरीज कौन सी, ठीक है। उसके बाद रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट है तो 18% होगा। कितनी चीजें बेची हैं, एक चीज बेची है। इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, ये भी सर आपको पता है कि इसकी मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट वो क्राइटेरिया हैं, ये मेंशन कर लिया। सेल्स आपने लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपका सेल्स का जो अमाउंट बनती है, सेल्स टैक्स बनता है, ये कैसे आया, आपका जो रेट था मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू से आपकी क्या अमाउंट आ गई, सेल्स की आ गई, सेल टैक्स की अमाउंट आ गई, ठीक है सर। ये चीज आपने मेंशन कर ली। उसके बाद एंड तक आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन एंड पे जाके एक चीज चेक कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, वैलिड। मैं जानबूझ के अगली एंट्री के ऊपर, ये सारी मेरी वैलिड ही है ये, क्योंकि मैंने अपलोड की हुई थी, मैं एक एंट्री के ऊपर क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। दानियाल, अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड होगा तो हमें इसका फर्दर टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा उसमें ये भी होता है कि हम 999 करके ना, जितने वो सीएनएसी के डिजिट होते हैं उतने डिजिट डाल देते होते हैं। ऑनलाइन में साहब कह रहे हैं अगर अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम 999 कर रहे होते हैं अनरजिस्टर्ड के केस में, ये प्रैक्टिकली हम यही यूज कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे 99 मेंशन कर देंगे। और जी नहीं, सीएनएसी नंबर भी डाल लेते हैं, लेकिन नॉर्मली वो इतने ज्यादा फर्ज करें कि अब ये तहजीब वाले हैं, बाकी कुछ लोग हैं तो ये क्या डाल रहे हैं, ठीक है, जिनकी बल्क इनवाइसिंग होती है, ठीक है। अच्छा, तो सर ये मैं फर्ज करें मैं जानबूझ के यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ। अब ये ऊपर क्या नजर आ रहा होगा आपको, सब पता है कि ये मैंने इनवाइस को मैंने समझाया हुआ है इस टेम्पलेट को कि मैं फरवरी की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ये देखें 2024 फेब, ठीक है, 02 का मतलब है फेब। मैं इसको जानबूझ के क्या करता हूँ, इसको फेब भी रहने देता हूँ, नीचे मैं जानबूझ के जनवरी कर देता हूँ, ठीक है। ये जनवरी कर दिया, 2 जनवरी। अब मैं वैलिड पे आता हूँ, क्या करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ इसको। याद रखिएगा जितनी भी एंट्री होंगी, हर एंट्री करने के बाद आपने वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। मैंने वैलिडेट के ऊपर क्लिक किया, अब ये रेड हो गया, ठीक है। अब ये वो ग्रीन नहीं रहा, रेड हो गया। क्यों, इसने कहा टोटल एंट्रीज हैं कितनी, 11, ठीक है। और बाकी इसने सारा क्या कर दिया, इनवैलिड रैकेट कर दिया। अच्छा, ये सारा क्यों इनवैलिड कर दिया, मैंने बेसिकली एक डेट लिख के ना उसके साथ सारी लिंक की हुई थी, तो उसने सारी की सारी क्या कर दी है, मैंने एक डेट लिखी उसके अंदर 5 दिन 4 दिन 3 दिन ऐड ऑन किए हुए थे, ठीक है। या फिर हम ये करते हैं, एक और काम करते हैं, इसको एक दफा ठीक करते हैं, तो मैं सबको एक दफा पेस्ट, हाँ पे स्पेशल कर लेता हूँ, शाबाश यही करने लगा। अच्छा, एक दफा तो इन नीचे वाले सबको सेट कर लेते हैं, वैल्यू के तौर पर पेस्ट कर लिया। अच्छा, बाकी सारी चेंज एंड दी, ऊपर वाली मैंने फिर क्या की, ऊपर वाली को अब हम जनवरी कर लेते हैं, ठीक है सर, ऊपर वाले को जनवरी कर लेते हैं। इस तरह जो आपका मैंडेटरी फील्ड है ना, कहीं भी गलती होगी तो वो आपको क्या करेगा, कहेगा कि आपका काम ठीक नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या कर दिया उसने, ग्रीन किया है, लेकिन नहीं, एक एंट्री आपकी रेड ही नजर आएगी। आप कहेंगे सर कैसे चेक करना है, एक तो तरीका ये कि आप एंड पे जाकर चेक कर लें, वैलिड, ये भी वैलिड, ये भी वैलिड। यहाँ ऊपर जब जाएंगे आपको खुद बता देगा आपकी इनवैलिडिटी क्यों है या वैलिड क्यों नहीं है। इनवैलिड क्या आ रहा है, डेट। अब फर्ज करें मैं डेट के अलावा यहाँ से रेट को गायब करता हूँ, ठीक है, रेट को गायब कर देता हूँ, ठीक है। फिर वैलिडेट किया, ठीक है, अभी वो रेड। अच्छा, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे इसकी एक और खूबसूरती क्या है टेम्पलेट की, ये बता रहा है टोटल रिकॉर्ड कितने हैं 11, इनवैलिड कितने हैं 1, ठीक है, इनवैलिड आ रहा है 1। इसमें जो जो कॉलम इनवैलिड होगा वो भी रेड उसने किया होगा, देखना ये भी रेड है। और कह रहा है रेट भी आपने मेंशन नहीं किया, ठीक है, लेकिन एंड पे जाके ये समझा भी देगा मुझे कि इनवैलिड डेट, इनवैलिड रेट, ठीक है, 2 चीजें आ रही हैं, ठीक है, इनवैलिड रेट उसने 2 दफा लिख लिया, ठीक है सर। हमने सर ये टेम्पलेट भरना है और कुछ भी नहीं फॉर द टाइम। जब सर आप टेम्पलेट भर लेंगे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है, इसको फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा। अच्छा सर, आपके इसको अपलोड करने के बाद, वो सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है, अपलोड करना, सिंपल, ठीक है। जब हम अपलोडिंग की बात करते हैं तो सर हम वापस आते हैं कहाँ पे, आप लोग जानते हैं कि हमने
यहाँ पे आना है चूज फाइल के ऊपर, बल्कि उसको ही अपलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी को दिखा देता हूँ। दो चीजें थी ना, सेव ही नहीं किया था, ठीक है इशफाक के पास से, ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ भाई आ जाओ। सर आप गए चूज फाइल के ऊपर, चूज फाइल के ऊपर, जब चूज फाइल के ऊपर गए तो ये मैंने फाइल बना के रखी हुई है, ठीक है। सिंपल उस फाइल को क्या किया, मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सर मैंने उसको किया है इंपोर्ट, ठीक है। और देन क्या, ये इंपोर्ट क्या आ गया, कंप्लीटेड 100%, वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट के बाद सर ये सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे आपकी ये शो हो गई हैं। ये पहले शायद ये इनवैलिड आ रहा है, अच्छा डुप्लीकेट इसलिए क्योंकि ये पहले मैंने इनवाइसेस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। इसे कह रहा है डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ठीक है। नंबर भी सेम है, वरना ये सब के सामने क्या आता, वैलिड वैलिड वैलिड, कुछ भी ना मसला होता, सारा एज इट इज ही आ रहा होता, लेकिन डुप्लीकेट का वर्ड नहीं आता। यानी कि ये रिमार्क्स में जो रिमार्क्स दे रहा है डुप्लीकेट है, ये नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपका, वैलिड है। भाई साइलेंट कर दो, उसको समझा दो। अथॉरिटी में भी वही रहना है, इनवाइस नंबर, ये सारी डाटा वहां से पंच करना है, जो डाटा मैंने उसको प्रोवाइड किया। अब सर हम इसको लेके जाते होते हैं फिर कहाँ पे, एनेक्जेट, ये डाटा आपका एनेक्जेट सी के अंदर शो होता है, ठीक है। कहाँ पे शो होता है, एनेक्जेट सी के अंदर। यानी कि जब मैंने कहा था कि आउटपुट लेस इनपुट, आउटपुट टेक्स्ट जो था वो मालूम कैसे होगा, जब हम उसको आउटपुट यानी कि टर्नओवर या सेल्स बताएंगे। मैं उसको सेल्स ही लोड करके बता रहा हूँ इस टेम्पलेट के जरिए, ठीक है। तो अब हम जब जाते हैं फाइल और रिटर्न पे, तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले अपना टैक्स ईयर मेंशन करते हैं। टैक्स ईयर मेंशन करने के बाद, अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं, शायद पहले मैंने नहीं बताई, कि आपको पता है कि इनकम टैक्स तो आपका एनुअल होता है। सेल टैक्स की जब मंथली रिटर्न होती है, तो मेरा ख्याल है तीसरे महीने वो आपको इनएक्टिव कर देते हैं। अगर आपकी वैसे चेक करनी हो ना, मैं आपको बता देता हूँ। FBR, अगर सेल्स टैक्स का स्टेटस चेक करना हो सर, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के ऊपर आके, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्टेटस होता है। STRN का अब नंबर अलग नहीं होता, STRN का नंबर अब अलग नहीं होता। पहले जो पुराने STRN के नंबर किसी को अलॉट हुए वो ठीक है, अब आपका NTN ही STRN होता है, ठीक है। यहाँ पे सर आपको नजर आ रहा होगा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, सेल्स टैक्स डाउनलोड भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट को क्लाइंट बाय क्लाइंट सर्च कर सकते हो। सर आप अपनी कंपनी का बता देंगे NTN, हम उसको सर्च कर लें। सर आप NTN याद है आपको? 90686 26650 ठीक है, चेक डिजिट नहीं रिक्वायर्ड। 27, ठीक है, XBN1। सर यहाँ पे वेरीफाई मैंने किया, तो याद रखिएगा कि ये देखें, इसका जो एक्टिव स्टेटस है ये लग गया, टैक्स पेयर इज एक्टिव, ठीक है। पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो सर इसके अंदर द टैक्स पेयर ई फाइल्ड 6 पास, आपने पिछले 6 महीने की 6 रिटर्न फाइल किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप वो फाइल नहीं करते तो यहाँ पे आ रहा होता है कि आप कितने % कंप्लायंट है, ठीक है। इसका स्टेटस अलग चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सर अगर मैं पूरे साल की रिटर्न सबमिट नहीं करता, क्या नहीं करता, पूरे साल की रिटर्न सबमिट नहीं करता। इनकम टैक्स तो मैंने 20 साल की रिटर्न सबमिट ना की हो, तो मैं बैठ के 20 साल की सबमिट कर लेता हूँ। क्या सेल टैक्स की रिटर्न सारी सबमिट कर सकता हूँ? ये पॉइंट पहले मैंने नहीं बताया। क्या होता है, क्या मैक्सिमम, मैं मिसाल देता हूँ आपको। फर्ज करें कि अगर आज की डेट पे हम खड़े हुए हैं, और आज की डेट ये हमने अभी किस मंथ की रिटर्न फाइल करनी थी, फेब की, ठीक है। इससे पहले कौन सा है, जनवरी है, उससे पहले दिसंबर है, नवंबर है, ठीक है, अक्टूबर है, सितंबर है, ठीक है। ये कितनी हो गई जी, 3 3 6, एक और आगे पीछे मैं लेके जाता हूँ, समझ, पहले अगस्त है। याद रखिएगा सेल्स टैक्स के अकॉर्डिंग आज की डेट पे खड़े हुए मेरी रिटर्न ड्यू कौन सी है, वैसे अभी 17 होगी, 18 तक मुझे रिटर्न सबमिट करनी होती है। फेब की थी, फेब की भी सबमिट हो सकती है, जनवरी की, दिसंबर की, नवंबर की, अक्टूबर की, सितंबर की,
लेकिन इससे पुरानी रिटर्न में सबमिट नहीं कर सकता, इससे पुरानी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पे कोई बंदा कहता है सर पुरानी बाढ़ में जाए, मैं पीछे 6 कर लेता हूँ, अल्लाह खैर चला। लेकिन याद रखिएगा, एक महीने में अगर आपका इनपुट टैक्स ज्यादा पे किया हो, आउटपुट कम हो, तो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन नया जो एसआरओ आया है 350 अभी 8 मार्च को लॉन्च हुआ है, उसमें तो कह रहे हैं जी कि आपका अगर 1 महीने तक आपने वो ना किया तो आपके मैच्योरिटी डेट हो जानी है सारी। जी वो अभी एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर देखिएगा वो बहुत अच्छा एसआरओ है। ठीक, अभी हम ये कह रहे हैं कि 6 महीने से पुरानी रिटर्न सबमिट कर सकते हो। अभी फिलहाल यही है, हम नहीं कर सकते 6 महीने से पुरानी। आप कहें सर कोई मसला नहीं, हम 6 महीने की कर लेते हैं, ये तो अलाउड है ना, पुरानी नहीं करते। तो याद रखिएगा कि अगर पुरानी रिटर्न सबमिट नहीं हुई तो आप नई भी नहीं कर सकते। क्या मतलब, इसकी लॉजिक क्या है? एक महीने का इनपुट अगर एक्स्ट्रा पे किया हो तो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होता है, बात हमने डिस्कस की हुई है। जी, जब तक एक बैक बनेगा नहीं होगा तो उससे आगे भी नहीं हो सकता। शाबाश है, यहाँ पे आप बात को समझ गए। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर जनवरी की रिटर्न सबमिट नहीं हुई, फरवरी की नहीं हो सकती। अब मैं कहूंगा अच्छा चलो मैं पहले जनवरी की कर लेता हूँ। जनवरी में गया, उसने कहा पहले दिसंबर की करो। मैं दिसंबर में गया, उसने कहा पहले अक्टूबर की करो। ठीक है, नवंबर की। नवंबर पे गया, उन्होंने कहा अक्टूबर की करो। अक्टूबर पे गया, उन्होंने कहा दिसंबर की पहले करो, फिर इस महीने की। उससे उससे एंड पे 6 पे जब जाऊंगा ना, वो कहेगा अगली ओपन ही नहीं करेगा, मैं रिटर्न को खोलूंगा, पोर्टल खोलेगा ही नहीं। ये जो हम सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो पीरियड खुल जाता है, वो ही नहीं खुलेगा। अच्छा, इसकी मंतक क्या, क्यों नहीं खुलता? वो इसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। क्या करता है? पेनल्टी लगाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, याद रखिएगा। सेक्शन 33 है सेल्स टैक्स एक्ट का। किसका? सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 33 पेनल्टीज को डिस्कस करता है, ऑफेंसेस को डिस्कस करता है। यहां पर अगर हम डिस्कस करें, आप पेनल्टी भी आपको दिखा देता हूं रिटर्न ना फाइल करने की। वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, जहां पे एक बंदा अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या होती है? नेक्स्ट जो आपका कौन सा होता है, सी सेल्स का। अब ऐसा तो नहीं है कि मिसाल आप प्रैक्टिकली सोचो, फरवरी गुजर चुका है, तो मैं फरवरी की रिटर्न मार्च में सेल करूंगा मार्च में। जो फरवरी में सेल हुई है उसकी रिटर्न, वो जो जितनी एंट्रीज होंगी वो मार्च में रिटर्न आएगी फरवरी की, लेकिन फरवरी की एंट्रियां फरवरी की रिटर्न में आएंगी। मार्च में जो सेल्स होंगी वो मार्च की रिटर्न में आएंगी। कानून ने फिर भी एक आपको टाइम दिया 10 दिन का। उन्होंने कहा 28 फरवरी तक जितनी सेल्स की हैं, अगली 10 तक एनेक्जर सी सबमिट कर दो। यानी कि क्यों उसने ज्यादा टाइम नहीं दिया? उसने कहा भाई जान आपकी तो सेल जो होनी थी पिछले महीने ही हो गई है। लेकिन उसने कहा कि हो सकता है कि आपको सेल करने वाला, आप सेल करने वाला अलग बात है, आपको सेल करने वाला नालायक आदमी हो, ठीक है, हो सकता है कि वो अपना नेगेसी, वैसे तो उसको भी चाहिए नेगेसी 10 तक फाइल करे। उसने आपको कहा कि 15 तारीख तक अपना सेल टैक्स पेबल मालूम कर लेना, आउटपुट लेस इनपुट। हमने कहा 5 दिन फर्दर क्यों दे रहा है? मेरा यह ख्याल है कि हो सकता है कि अगला बंदा नेगेसी अपना ही ना फाइल करे 4-5 दिन, 15 तारीख तक बैठा रहे। जब मेरा वो नेगेसी नहीं फाइल करेगा, मेरा इनपुट शो नहीं होगा। जब इनपुट शो नहीं होगा तो मैं कैसे अपनी सेल टैक्स लायबिलिटी बनाऊंगा, क्योंकि आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है। ठीक हो गया? तो अब क्या है, वो कहते हैं आपने रिटर्न विद इन ड्यू डेट पे फाइल नहीं की। ड्यू डेट को हम डिस्कस कर रहे थे, 15 है, वैसे रिटर्न 18 तक सबमिट करनी है, लेकिन एनेक्जर सी 10 तक। आपका टैक्स पेएबल जो पे हो जाना चाहिए 15 तक, और रिटर्न कब तक सबमिट हो जानी चाहिए? 18 तक। कहता है वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, 18 तारीख तक रिटर्न सबमिट नहीं कर सका, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। कितना? 10,000 रुपए महाना। ठीक है। अच्छा, इसके लिए याद रखिएगा कि कई लोग कहते हैं सर उन्होंने कौन सा देख लिया है। जब ऑडिट खोलता है ना मेरे दोस्त, तब वो सारी चीजें खोल लेते हैं। ठीक है, जब वो ऑडिट खोलेगा वो कहेगा भाई आपने फलां भी ड्यू डेट तक, ये नहीं है कि कर दी है, कहता है अगर ड्यू डेट से लेट करोगे तो 10,000 रुपये जुर्माना आपके ऊपर फिक्स है। यानी कि किसी बंदे को अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवा दो, भले उसकी नील रिटर्न हो, कोई ट्रांजैक्शन ना हो, उसकी विद इन ड्यू डेट तक रिटर्न सबमिट कर देना। ठीक जी, अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो नील रिटर्न फाइल कर देना। ठीक है। अगली बात, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसकी एक्सेप्शन या प्रोवाइजो बयान करता है। क्या कहता है? इन केस अ पर्सन फाइल्स आर रिटर्न विद इन 10 डेज ऑफ द ड्यू डेट, 18 से लेके कहते हैं 28 तारीख तक आपने फाइल कर दी। आपके सर ऐसा हो सकता है? मैं कहूँगा हो सकता है। नॉर्मली तो हम 2-2 3-3 4-4 महीने भी लोगों की रिटर्न फाइल नहीं हुई होती। ठीक है, ऐसा भी सिनेरियो होता है।
लेकिन ये उस सिनेरियो में जब आप हफ्ते के अंदर फाइल कर देते हैं, 4-6 दिन के अंदर फाइल कर देते हैं, लेकिन 10 दिन से डिले नहीं करते, 18 के बाद 10 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देते हैं 28 तक ऑफ द ड्यू डेट, ई शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 200 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। जितने दिन डिफॉल्ट के हैं 10 दिन है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना पेनल्टी है 2000 रुपये। जब आपको नोटिस आता है ना सामने पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की आती है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ऑफिसर हो सकता है आपको कहे आपने डिले किया, वो ये प्रोवाइजर पे नहीं जाएगा, वो कहेगा एज पर एंट्री नंबर 1 ऑफ सेक्शन 3 आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगती है, आपने 5 दिन लेट किया रिटर्न फाइल, तो वो इस पॉइंट को हाईलाइट करेगा। आपने कहा नहीं भाई परवाजों में एक्सेप्शन भी तो है, ठीक है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दिया इस पॉइंट में दे दी है, ठीक है, लेकिन विद इन अगर 10 डेज होगी तो ठीक है। तो सर ये वाली चीज आपने फिर याद रखनी है। अच्छा, अब सर जब हम यहाँ पे आए तो हमने कहा कि 6 साल से पुरानी और 6 टैक्स पीरियड से पुरानी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। उसके लिए फिर अगर हमने रिटर्न ओपन करवानी होगी, क्या करवानी होगी, ओपन करवानी होगी। हम जाएंगे कमिश्नर, रिटर्न को ओपन करने की पावर सेल टैक्स की किसकी है, कमिश्नर की। हम कमिश्नर को इन राइटिंग एप्लीकेशन देंगे कि हम अपनी सेल टैक्स रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, तो वो क्या बोलेगा, वो कहेगा अगर आप रिटर्न को सबमिट वो करना चाहते हो अपना ओपन, आप ऐसा करें कि पर रिटर्न के हिसाब से कितने पैसे पे करें, 10,000 रुपये, ठीक है। इसमें हमने कोई पेनल्टियां माफ भी करवाई हुई हैं, ठीक है। हमने उस बंदे को भेजा, मैंने कहा उसको कहो जी मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे कंसल्टेंट ने रजिस्टर्ड कर दिया, मैं तो आज मुझे पता चला है। ये पेनल्टी माफ करना किसके इख्तियार में, यूसी कमिश्नर के इख्तियार में, लेकिन नॉर्मली याद रखिएगा क्या वो माफ नहीं कर रहे आजकल, पहले इसकी वो सॉर्ट ऑफ ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जी। वैसे तो ये लॉ में लिख दिया गया, तो समझो कि उसके ऊपर पे करना है, ठीक है, इम्पोज्ड है, लेकिन उस वक्त हम डिस्क्रिप्शन का वो सारा लेते रहे, ये कोविड के बाद की बात है, ठीक है। अभी खैर मैंने वो एक दफा कोशिश की भी है तो नहीं हुआ, एग्जाम्पशन नहीं हुई। जी ऑनलाइन में से किसी का सवाल है? अच्छा 6-7 सवाल आए हुए हैं सर, स्क्रीन बहुत जी ब्राइट है। सर। सर क्या एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी सर ये जो आपने हमें बताया था कि सेल्स टैक्स में सेल्स हम रिपोर्ट करते हैं, परचेजेस रिपोर्ट नहीं करते, वो जिसकी सेल्स होंगी वो हमारी परचेज बन के ऑटोमेटिक आएंगी। जी जी लेकिन जब आपने फाइल जहां से डाउनलोड किया है, टेम्पलेट सेल्स टैक्स की सेल्स रिपोर्ट करने का टेम्पलेट जहां से डाउनलोड किया है, वहां पे एक टेम्पलेट परचेज इनवॉइस का भी आ रहा है टैक्स की वेबसाइट पे। तो वो किस लिए परचेज इनवॉइस के टेम्पलेट वेबसाइट पे एफपीआर की, अगर हम परचेज हमने खुद डाली नहीं है? सर, आप एक तो बात याद रखें, आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं इन सब के सामने खोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बात कर रहे हैं जी सर, ये परचेज वाला। इनवॉइस टेम्पलेट एमएस एक्सेल, जी ठीक है। जी सर, ये किस लिए है ये, ये अगर हम परचेजेस अगर हमने डाली ये नहीं है? अभी नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, जब आपका ये हमें परचेज इनवॉइस डालने की इजाजत होती थी, ठीक है, अभी नहीं, ये 2014 से पुरानी बातें हैं, ठीक है। तब हम ठीक अपनी है सर। परचेज के लिए ये टेम्पलेट डालते होते थे, ठीक है। अब हमारा ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं, ये गलती से उनसे ठीक लगा हुआ है, बल्कि इसकी मैं और भी मिसाल दूंगा। आप टैक्स क्रेडिट्स देखें ना, तो इनकी एफबीआर की अपनी वेबसाइट पे आ रहा है सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी 60 साल से ज्यादा उम्र हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहता है हाँ 60% जी। उसका टैक्स माफ होता है, 50%, ठीक है, टैक्स पेएबल। तो अब वो ठीक ऐसा हो लॉ गया का सर। प्रोविजन नहीं है, बस समझाने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपके लिए यूजलेस हैं या रिडंडेंट है पोर्टल के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक हो अच्छा गया सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर अगर नल रिटर्न जमा करवानी हो 2 साल की, तो उसके लिए भी यही वो पे करना होगी जी जी फाइन, उसके लिए क्योंकि भी पे करना उसमें तो होगा। कोई वर्किंग नहीं हुई। नहीं नहीं यहाँ पे उसने कब कहा वर्किंग की बात है, यहाँ पे उसने भाई एक वकील बन के सोचो ना, उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोगों में से भी कोई अगर इनपुट देता है तो बताएं। क्या उसने कहा है कि भाईजान रिटर्न अगर आपका टैक्स पेबल बनता है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपके कुछ हाई कोर्ट्स के फैसले हैं, उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी इंटेंशन ना हो और आपकी रिटर्न है नल की, जीरो की, ठीक है, और आपका टैक्स पेबल नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भाईजान कौमी खजाने को नुकसान हुआ ही नहीं है। पेनल्टी का तो कंसेप्ट ये होता है पेनलाइज करना किसी को जब गवर्नमेंट के खजाने का नुकसान हो रहा था, ठीक है, यानी को टाइम पे उसने पैसे पे ही नहीं किए, ये हाई कोर्ट लेवल के ऊपर ये पेनल्टीज वेव ऑफ हो जाती हैं। लेकिन आपका जो कमिश्नर अपील होगा या ऑफिसर होगा वो आपसे क्लेम करेगा, आप ज्यादा तो उनको एप्लीकेशन दें, नहीं मानते कमिश्नर अपील पे अपील लगाएं, फिर भी नहीं मानते आप हाई कोर्ट चले जाएं, ठीक है, सिंपल। समझ रहे हैं बात को? ये तो बस वो एक लिटिगेशन है, आप उसको कैसे लेके चलते हैं।
ओके सर। सर एक और क्वेश्चन ये था, सर ये हम पीटीए का टैक्स जो सबमिट करवाते हैं, क्या ये क्लेमेबल है कि नहीं? सर पीटीए का जो टैक्स है, आप मुझे ये बताइए कि किस सेक्शन के तहत आप पे कर रहे हो। सर पहले तो ये बताइए, उस इनवॉइस को आपने पढ़ा है? मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इस तरह तो आप मल्टीपल किस्म के टैक्सेस पढ़ते हैं, हर टैक्स आपका क्लेमेबल नहीं होता। आपके टैक्सेस क्लेमेबल कौन से हैं? जो एडवांस टैक्सेस हों या आपकी विद होल्डिंग्स हों, और विद होल्डिंग्स भी कौन सी हों? एडजस्टेबल वाली हों, ठीक है। मिनिमम वाली भी समटाइम एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन आपके क्लेमेबल से मुराद आप ये कह लीजिए कि सिर्फ एडवांस टैक्सेस आपके क्लेमेबल हैं या एडजस्टेबल हैं, या जो सेल्फ एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, या फिर आपकी कौन सी एडजस्टेबल टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस आ गए, और कोई आपका टैक्स हो सकता है जो कि इन द नेचर ऑफ एडजस्टेबल टैक्स हो या एडवांस टैक्स हो। यानी कि हर टैक्स आपका एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। भाईजान नफाज भाई आपको वो बताएगा, खुद आपका क्लाइंट बताएगा, ठीक है। आपको खुद नहीं पता होगा क्या चीज है, और समटाइम तो ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो आपको बताते भी नहीं है, हमें खुद उसको देखना पड़ता है कि इसका एसएस कोड कौन सा बनता है। वो कहता है सर मैंने कॉपर की केबल्स बेची हैं। हम फिर क्या करते हैं, उस वक्त बड़ी मुश्किल आती है पेश, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वो कहते हैं ना कॉपर केबल्स बेची हैं, फर्ज करें, तो भाईजान फिर यहाँ पे एक तो ये होता है कि एचएस कोड उठाओ, एचएस कोड के अंदर देखो कि कॉपर केबल्स का क्या है, एचएस कोड क्या है, ठीक है। अगर जाए, मैं फर्ज करें गूगल पे आपको जाकर दिखा, एचएस कोड्स कस्टम एक्ट 1969, ठीक है, FBR। ये नजर आ रहा है आपको साहब अपना फाद? यस सर, आ रहे हैं आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन उसको दें, एंटर द पीएसटी डिस्क्रिप्शन, फिर आप सर्च करेंगे तो आपको एसएस कोड निकाल के दे देगा, ठीक है। यहाँ से भी लोग निकालते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी है फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। एक से ना मेरे दूसरे सर्च आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उसको कोड देते हैं तो उसकी वो चीज बता देता है। दो तरीके हैं यहाँ पे, कोड दे के उस चीज की डिस्क्रिप्शन निकाल लें, या डिस्क्रिप्शन दे के उस चीज का कोड निकाल लें, ठीक है। कस्टम टैरिफ, ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अब सर हमने कहा कि हमारा जो है, सबसे पहले हमने जब सेल टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, टैक्स ईयर को मेंशन करना है। सर याद रखिएगा, मैं बल्कि किसी और पोर्टल के ऊपर लेके जाता हूँ। एक मिनट जी, मैं रिटर्न खोल लूँ फिर। बेसिकली हमारी तो रिटर्न टाइम से ही हो जाती हैं, वो थोड़ी हैं तो। और डिक्लेरेशन, ये बढ़िया। अच्छा जी, सर ये देखिए, मैं जब टैक्स ईयर पे क्लिक करके आपकी रिटर्न ओपन करता हूँ, तो आपकी जो इनवाइसेस हमने कहाँ पे डाल रखी हैं? सर इनवाइसेस हमने आपके अनेक्जर सी वाली जो इनवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि हमने अनेक्जर वो सेल टैक्स इनवाइसेस डाली थी, उसको अब हमने यहाँ पे रिटर्न के अंदर शो करना है। वो यहाँ पे खुद नहीं आती, अनेक्जर सी के अंदर वो खुद नहीं आती। यहाँ पे आने के बाद सर आपने क्या करना है, अच्छा ये सबमिट हुआ है, ये जो जो इन्वाइसेस वहां पे आपने डाली थी, अभी देखिए ये नेगेट सी सबमिट हुआ, जो हम कह रहे थे नेगेट सी 10 तक सबमिट हो जाना चाहिए, ये सबमिट का बटन अभी अनसबमिट भी हो सकता है, ठीक है। ये सबमिट हो चुका है, ठीक है, ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अनसबमिट भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो नीचे वाली सारी एंट्रीज हैं, ये कैसे आई हैं? 25 एंट्रीज है, बल्कि 25 से भी ज्यादा है, क्योंकि ये 3 पेजेस के ऊपर है। मैं 100 एंट्रीज कर देता हूँ। ये आप देखिए,
ये 56 एंट्रीज इन्होंने 56 सेल्स की हैं जिस कंपनी की मैंने रिटर्न खोली हुई है। ये अब किस किस को आ रही हैं। अब ये देखिए अनरजिस्टर्ड को सेल हुई है। अनरजिस्टर्ड का नाम अल अखलाक ट्रस्ट है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसका। ये अनरजिस्टर्ड के केस में हम ये डाल रहे होते हैं, ठीक है। अनरजिस्टर्ड के केस में आपका CNSE हम उसका डाला जा सकता है उस बंदे का भी, लेकिन हम नॉर्मली ये नहीं करते। 1000 बंदा तो 1000 बंदे का CNSE लिखते फिरें हम बस, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, लिख दो बस, ये दड़ा सिस्टम। ठीक है, ठीक हो गया सर। सर अपना सीनियर डाल देते। अच्छा ये भी सही है। ज्यादा बड़ी थी। अच्छा। उधर है उधर नहीं लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं है, पता है क्यों? वो अपने आप को क्यों रिस्क में डालना है। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जो जिस तरह ये होटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग खाने के लिए जाते हैं डेली, इतने हंड्रेड्स में जाते हैं, तो जी। ये जो सेल्स टैक्स हमसे लेते हैं, तो ये भी इस तरह अनरजिस्टर्ड करते हैं ऐसे करके? ये एंड कंज्यूमर हमें ट्रीट करते हैं, इसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर। है। अच्छा जी, अब ये सेलर का नाम आ रहा है नसीब ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये इस्लामाबाद से सर्विस दे रहा है, इस्लामाबाद में ही दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, सेल टैक्स इनवाइस है। ठीक है, इनवाइस नंबर ये देखें 503, 504, 505 सीरियल नंबर है, देखें 510, 12, 13, 14, कोई मिसिंग नहीं है। फिर डेट भी देखें, जैसे सीरियल चल रहा है उसी तरह डेट चल रही है। ये नहीं कि एक दिन 503 है 15 तारीख को और 504 है 1 तारीख को, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, EHS कोड देखो। अब इसने कहा जी मैं दे रहा हूँ 8815। अब 8815 क्या है, इसको हम जाके देख लेते हैं। अच्छा एक चीज बताएं यार, ये तो FBR के अंदर तो गुड्स नहीं होती, ये तो सर्विसेज आ रही हैं, ये क्या वजह है? ये देखो ये तो सर्विसेज है। सही है, और इस्लामाबाद की सर्विसेज है ना जो कि FBR में होता है। शाबाश शाबाश, आपने कहा ये सर्विसेज तो FBR वाली हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में दी जा रही हैं, वरना हर सूबे का हक है, लेकिन इस्लामाबाद में FBR का हक है। ठीक है, शाबाश। यस। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आके सर अगर हम इसको देखें तो इसने ये 9815 इसने कहा है। 9815 की बात करूं कि 9815 चीज क्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस एक्सेल को खोल लेना चाहिए। जो एक्सेल टेम्पलेट नहीं है उसको खोल के मैं चेक कर लूंगा कि 9815 से मुराद ये कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। अब सर्विसेज की भी बेतहाशा कैटेगरी, बेतहाशा किस्में होंगी, लेकिन अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, एक मिनट जी जी, तो हम चेक कर लेते हैं। वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्या करना क्या होता है हमने, तो हम देख लेते हैं कि इस क्लाइंट ने कौन सी चीजें बेची हैं, कौन सी सर्विसेज बेची हैं। 9815 यहाँ पे आप चले जाएं तो ये देखें 9845। ठीक है, यहाँ पे अब आहिस्ता से स्विच करें, मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ फॉन्ट को। यहाँ पे इसको आप देखना शुरू कर दो 9815। ठीक है, ये 9815 आ गया। सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट्स अकाउंटेंट्स ETC। इसका मतलब ये है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और वो कंसल्टेंसी सर्विस देता है, तो उसका SS कोड क्या है? 9815, अगर वो रिटर्न अपनी फाइल करता है तो। ठीक है, तो ये अब इसका SS कोड हो गया। अच्छा, अब इसके कंसल्टेंट ने ये खुद सोचा होगा, चुना होगा, यार ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये अगर इससे हट के है, कंसल्टेंट नहीं है या ये अकाउंटेंट नहीं है, तो फिर कोई और कैटेगरी का हो सकता है इसका कोड बनता हो। इसमें 98 वाली जो सीरीज है ये सारी कंसल्टेंसी की है, लेकिन उसमें से जो स्पेसिफिक ये वाला कोड है ये इसके लिए है, कंसल्टेंट्स के लिए एंड अकाउंटेंट्स के लिए। अच्छा, कितने की सर्विस दी है जी? 600 की। ठीक है, 6000 की। सेल टैक्स कितना है? 600। और ये क्यों है? 5% है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो कानून है उसमें जो अकाउंटेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर जो रेट टैक्स वो सेल टैक्स चार्ज करेंगे, वो कितना करेंगे? 5%। सर बड़े सा लोगों को मैं एक बड़ी शुगर वाली आपको बात सुना दूं कि ये वाला जो पॉइंट है 300 का टैक्स, मेरा एक स्टूडेंट था, वो अब नाम नहीं यहाँ पे लेते, वो बंदा बैटरियों का काम करता है और अच्छा खासा माशाल्लाह उसका काम है। वो सर गवर्नमेंट के डिफरेंट महकमों को बेचता है, जनरल पब्लिक को भी बेचता है। वो क्या कर रहा था, ये कलेक्ट करता था 6000 प्लस 6300 रुपए टोटल। 6300 को कलेक्ट करने के बाद पता क्या करता था, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो 300 है इसका 1/5 वो काट लेती है, आपको पता है, बीइंग विद होल्डिंग एजेंट, ऐसे ही है। वो क्या करता था साहब, बाकी अमाउंट सारी खा पी जाता था।
और रिटर्न का वो जीरो के रिटर्न फाइल किया जा रहा है। मैंने एक दिन उसको समझाया, मैंने कहा भाई देखो ये जो आप पैसे, ये जो 300 आपने लिया ना, इसमें से 1/5 तो गवर्नमेंट ने खुद ले लिया 60 रुपए, बाकी जो 240 रुपए हैं ये भी गवर्नमेंट के हैं। कहता सर ये गवर्नमेंट के नहीं होते, ये तो मेरे होते हैं। मैंने कहा ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, यकीन करो अभी भी वो पैसे गवर्नमेंट के ले लेता है, लेकिन रिटर्न वो नील की फाइल किया जा रहा है। कहता सर कल को एनटीएन ही बंद कर दूंगा, नया एनटीएन बना दूंगा। ठीक है, अच्छा तो अब ये पैसा गवर्नमेंट का है, जो इस बंदे के पैसे हैं ये 6,000 रुपए हैं। ठीक है, 6,300 हाँ जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। वो कहता सर इस तरह मुझे बचता ही नहीं है, कहता असल पैसे मुझे सेल टैक्स के बचते हैं। अच्छा सर इसके बाद आईसीटी, अच्छा या वो इसने लिखा है टेबल 2, ठीक है, ये जो इस्लामाबाद टैक्स, इस्लामाबाद कैपिटल टैक्स ऑन सर्विसेज है, ठीक है, उसकी ये देखो आइटम नंबर आ रहा है, ये उस टेबल की वो जो सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, ये जो सर्विस है उसके टेबल के 11 नंबर पे आ रही है। ठीक है, अच्छा ये अब सारी ये एक ही सर्विस दे रहा है सर, ठीक है, लेकिन ये सर्विस दे किन किन को रहा है, डिफरेंट लोगों को, ये किन को दे रहा है, डिफरेंट लोगों को दे रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का रेट सेम है, यहाँ पे फर्क नहीं है। ठीक है सर, अब जब सर ये इसका हमने एनेक्जेट ये वाला फिल कर लिया, तो उसके बाद हमने कहा था फिर परचेज पे हम लोग चले जाते हैं। परचेज हमारी ये आ रही है, नहीं आ रही इसके ऊपर, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो इसकी तो है ही नहीं। ठीक है, ये गुड्स वाला होता तो इसकी परचेज भी होती। फिर हम क्या करते हैं, क्लेम के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लेम इन एफवीआर करते हैं, तो ये एक नए पेज पे हमें लेके जाता होता है। अगर हमने वो इन्वाइस ढूंढनी हो सकता है कि इसका वो नया टैली या कोई और कनेक्शन हम ऐसे देखने के लिए कर लेते हैं। फिर हम करते हैं सर्च, ये देखें इसने भाई ये डिफरेंट लोग जिनसे सर्विसेज ली हुई हैं ये आ गए, डिफरेंट लोग सिंध से भी ली हैं, इधर से भी ली हैं। ठीक है, ये डिफरेंट इनवाइसेज आ गई, 15% पे भी इनका टैक्स है। ये सारे का सारा हम क्लेम इनपुट नहीं ले सकते, ये कुछ ऐसा भी है जो इनपुट आपका क्या है, एग्जाम्प्ट वाली है, तो हम ये जो इनपुट आ रहा है ये तो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर स्टैंडर्ड वाला हो, क्या हो, स्टैंडर्ड वाला हो। ये भी देखो ये गुड्स वाला है, गुड्स वाला सर्विस के अगेंस्ट वैसे एडजस्ट हम लोग नहीं करते होते प्रैक्टिकली, लेकिन ये कुछ इसका इनपुट आ रहा है जिसको आपने क्लेम करना होता है। हम क्या करते हैं, ओहो भाग गया, अच्छा जी, परचेज के ऊपर गए थे, हम लोगों ने कहा था हम क्या करेंगे, क्लिक क्लेम पे करेंगे, क्लेम इन एफवीआर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्च के ऊपर करने के बाद ये जिस चीज को क्लेम करना होगा ना, ये सारी नहीं करूंगा, ये कल को मेरे गले में फंस जाएंगी। कल को जब इनपुट जो मेरा एडमिजिबल ही नहीं है वो मैं क्यों माइनस करूं, मैंने जो जो मेरा एडमिजिबल है उसके ऊपर बस क्लिक कर लेता हूँ। और कुछ है तो जिस इनवॉइस को क्लेम करना, फर्ज करो मैंने कहा 3 इनवॉइस को, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने क्या क्लिक करना है, क्लेम, क्लेम के ऊपर क्लिक किया, तो याद रखिएगा ये 3 इनवॉइसेस यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब जब मैं वापस चलता हूँ डाटा के ऊपर, ठीक है, कहाँ पे चलता हूँ वापस, डाटा के ऊपर, वैलिड क्लेम के क्या असर होते हैं? हैं? तो आपका क्लेम बनता नहीं है, आपने उसको क्लेम कर लिया, वो मैं सर आपको दिखा देता हूँ। इनवैलिड क्लेम का इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इनवैलिड हुआ तो फिर क्या होगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेफिक्र। अब मैंने सर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया, याद रखें कि ये जो सेल्स टैक्स क्रेडिट होता है ना, ये क्या होता है, जो हमने परचेजेस की होती हैं। सेल टैक्स क्रेडिट क्या है, जो हमने परचेजेस की होती हैं उनके ऊपर मेरा इनपुट पे हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, सेल टैक्स क्रेडिट। ये कितना आ रहा है, 2663। अगर पिछले महीने का कोई कैरी फॉरवर्ड होता तो यहाँ पे आ रहा होता कैरी फॉरवर्ड 6 नंबर पे फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड, और पिछले महीने अगर इसका एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स पे हुआ होता तो वो भी क्या होता, यहाँ पे आया था सामने, तो फिर क्या होता, ये टोटल मिला के एंड पे जाके इसका क्या बन जाता, कैरी फॉरवर्ड बन जाता, वो टोटल बन जाता। ठीक है, अब ये देखो कुछ इसका जो डिसअलाउ हुआ है वो बता रहा है कि 41,000 रुपए इसका डिसअलाउड है। ठीक है, अच्छा अब अकाउमुलेटेड क्रेडिट कितना बन गया इसका, वो यहाँ पे लास्ट में अकाउमुलेटेड बैलेंस बनता पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड प्लस इस साल का, इस महीने का या इस पीरियड का जो आपका इनपुट है परचेज के ऊपर, दोनों को मिला के अकाउमुलेटेड क्रेडिट बनता। यानी कि इतना हम माइनस कर सकते हैं, कर रहे हैं ये नहीं, किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है सारा ना कर सके। क्यों ना कर सके, हमारा आउटपुट ही कम हो। ठीक है, या मतलब आउटपुट जी, हाँ इतना हो सकता है। अच्छा अब आ जाते हैं सेल्स टैक्स डेबिट के ऊपर।
अब सर सेल्स टैक्स डेबिट आपका क्या है, जब चीजें आपने सेल्स की, क्या की, सप्लाई की, सर्विसेज दी या गुड्स बेची। अब वो कितनी मैंने बेची है जी, कितनी आ रही थी, 2.7 मिलियन, ठीक है। और इसने कहा याद रखिएगा किसमें से इतने की बेची, ठीक है, 27 54, और ये इसने टैक्सेबल भी इसको सारी की सारी बना दी, किसी को एग्जम्प्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसका जो सेल टैक्स बन रहा है वो ये बन रहा है, ये दो दो दफा लिखा हुआ है इसका। अगर आप कोड देखें तो एक नीचे ऊपर वाला टोटल है, ऊपर वाला क्या है, टोटल है। तो सर आपका सेल्स टैक्स डेबिट क्या होता है, जब आप चीजों को सेल कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं पेबल के ऊपर। पेबल क्या होगा, आउटपुट लेस इनपुट, आउटपुट लेस इनपुट। तो पेबल पे आते हैं। 8B की एक्सक्लूजन आपको याद है सर, 8B की सर एक्सक्लूजन आपने कोई SRO हमें बताया था, जो हमने डिस्कस किया था, याद है कि नहीं। जी अच्छा यहाँ सर, पे हम देखें, 10 लोग एग्जाम आउटपुट टैक्स 100% क्लेम कर सकते हैं। शाबाश है, लेकिन इस बंदे का यस क्यों नहीं आ रहा, इसका तो नो आ रहा है। क्योंकि सर इसे उस कैटेगरी 10 लोगों की कैटेगरी में ये शाबाश, नहीं होगा ये फिर। उस कैटेगरी के अंदर नहीं है, ठीक है, ये उन कैटेगरीज के अंदर नहीं, उन कैटेगरीज के होने के बावजूद आपको एप्लीकेशन दे के अप्रूवल करवानी पड़ती है, ठीक है। तो इसको जी सर। 90% मैक्सिमम, अगर इसके पास आउटपुट टैक्स इसका कितना हो, फर्ज करें कि 100 रुपया हो और इनपुट अगर 120 हो, तो फिर भी इसने 10% पे करना है आउटपुट का। ये वाली बात 8B के तहत थी, एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस की हुई हैं, शायद आपको याद होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो टैक्स पेबल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,37,000, ठीक है। ये टोटल अमाउंट टू बी पेड कितनी, 1,37,703 रुपए। उन दोनों को माइनस कर लो, रेस्ट ऑफ द फिगर क्या आ रही है, पेबल आ रही है। अब इसका हमने क्या बनाना है, चालान बनाना है, इसका चालान हमने बनाना है, ठीक है। जब चालान हमने बनाना है, मैं यार इसको निकाल ही दूं, मैं सर इसको एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ, चालान बनाना हम डिस्कस कर लेते हैं, कहीं ये गलती से रिटर्न फाइल करके ना गलत ना कर दें। सेलेक्ट करके, ठीक है सर, इसको मैं अच्छा बोल के क्लेम पे लेके जाते हैं, सर्च करते हैं और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा क्लेम, चलो बाद में इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा चालान पे गए, चालान पे सर जब हम जाते हैं E.FBR के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाके आपका ई पेमेंट, आपका सेल्स टैक्स, ठीक है, क्लिक किया। यहाँ पे पेमेंट ईयर कौन सा जी, 24, ठीक है। उसके बाद सर 24 के बाद आपका मंथ कौन सा है, कौन सा था जी, फेब, ठीक है। उसके बाद सर आपने क्लिक करना है क्रिएट सेल टैक्स की आगे पेमेंट, वो उसने डिफरेंट किस्म कैटेगरी डाली हुई है, तो हम सेल टैक्स के ऊपर ही क्लिक करेंगे। FED भी सेल टैक्स ही होता है, समझे, समझे, लाजमी नहीं कि वही हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सर आना है उस बंदे का NTN लिखना है, क्या लिखना है, NTN। फर्ज करते हैं इसका NTN हमने उठा लिया, स्टक हो गया, अच्छा जी। चेक NTN चेक डिजिट इज मिसिंग, ये अब कहाँ से लेना है, तो -9 होता है या डैश जो भी डैश, ये कहाँ से लेना है, -9 वो तो होता है, ये अब कहाँ से लेना है, आप कंफर्मेशन करते हैं ऑनलाइन FBR से। कहाँ सर वो जाएंगे, FBR की साइट पे E.FBR पे जाके फाइंड योर चेक डिजिट, ठीक है। यहाँ पे NTN लिखा, सर्च किया सर, इसका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, -5, ठीक है। सर यहाँ पे क्या मसला कर रहा है भाई, अच्छा इंटरेस्टिंग, ये नाम खुद लेके आता होता है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, नाम इसको खुद उठाना चाहिए, मैं अपने पास नहीं लिखता होता। ई पेमेंट
सेल्स टैक्स, ठीक है, CNSE नहीं, NTN, ये देख रहे हैं अभी उसने खुद लिख दिया, नहीं लिख रहा था, खैर। अच्छा, ये आ गया आपका, फेब आ गया, सेल्स टैक्स आ गया, ठीक है। ये देखिए जी, उसने आपका चालान बना दिया, ठीक है, ये खोल दिया। इसके बाद आप सारी चीज़ उसने खुद ब खुद लिखी है, मैंने बस उसका NTN लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद आपने जितनी सेल टैक्स की अमाउंट है कितनी आ रही थी, 1,37,703 रुपये, ठीक है, 1,37,703 रुपये यहाँ पे लिख दिया। नीचे गए दोबारा से 1,37,703 रुपये। उसके बाद सर आपने अपनी ईमेल मेंशन कर लेनी है, ठीक है, वो जो भी क्लाइंट की अपनी आप मेंशन करना चाहते हैं। मेंशन करने के बाद सर आप क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्या कर देना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। जो ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसका क्रिएट नहीं कर रहा यार, हम फजूल में ना फिर FBR वाले भी मुश्किल में पड़े होते हैं कि ये PSID बनी है, पे नहीं हुई। ये सर देखें, वो ओपन हो जाएगा इस तरह, आपके सामने चालान ओपन हो जाएगा, उसको हमने डाउनलोड करना होगा। ये देखें, PSID नंबर दिस, ठीक है, फलाना मंथ, ठीक है। ये यही वाली हम अमाउंट डाल रहे थे, ये भी जो मतलब अमाउंट हम डाल रहे थे वहाँ पे 1,37,000 डाल रहे जी। ऑप्शन आ रही है जी जी, ऑप्शन आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। मतलब ये सारी एक वन टाइम भी हो सकती है। नहीं नहीं, हम अलग अलग करते होते हैं, अलग अलग। अगर बाकी पेमेंट्स में हम करें, फर्दर एक्साइज ड्यूटी है तो उसका हम इसमें नहीं तैयार करते, उसका अलग होता है, ठीक है, डाला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस सिंध वाला आ रहा है, पंजाब वाला क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस बात पे अपना ही जाए। अच्छा, ये अमाउंट आपकी आ गई, ठीक है, CNSE आ गया, ये आ गया। चलो उसके बाद हमने इसको सिंपल पे कर देना। अगर बैंक के जरिए पे करें तो कहता है इस PSID इस नंबर से पहले आपने क्या डालना है, इस नंबर से पहले ये 9 डालना है, 3 दफ़ा 6 दफ़ा, ठीक है। ओके हो गया सर। ये आप जब बना के इसको जमा करवा देंगे उसके बाद सर क्या होगा, आप पोर्टल पे जाएंगे, तो सर ये वेरिफिकेशन के अंदर जब आएंगे ना, पेमेंट के अंदर जब आएंगे, पेमेंट के अंदर, तो यहाँ पे भी CPR ये आ रहा है, नो CPR फाउंड, ठीक है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस के साइन पर क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे CPR नजर आ जाएगा, यानी कि एक वो नंबर सा लगा होगा, आपने उसके सामने प्लस का साइन होगा, क्या करना है, प्लस के ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो CPR क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस रो में ऐड हो जाएगा, अमाउंट डिस्क्रिप्शन वो सारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बल्कि मैं देखता हूँ अगर ऐड हुआ हुआ दिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, हमने कहा सर हम पेमेंट के ऊपर जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो ठीक है, ये नहीं, फर्स्ट गए सर, हम पेमेंट के ऊपर गए, ठीक है। जब पेमेंट के ऊपर गए तो हमने कहा था यहाँ पे जो प्लस का साइन आ रहा था ना, प्लस के साइन पे हमने क्लिक किया था, वो एक नई स्क्रीन पे ले गया। हमने सर्च किया, उस CPR को जो ही सिलेक्ट करेंगे वो इस तरह से आके ऐड हो जाएगा। हाँ जी, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है। बस आपने ऐड करना है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपका अमाउंट कोड क्या है, डेट क्या है, ठीक है, ये कब CPR बनाया गया, CPR नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट कितनी है, टैक्स ईयर कौन सा, ठीक है। ये आपका CPR ऐड हो जाएगा। CPR ऐड करने के बाद सर इसको फिर बंद करते हैं। हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन पे जाना है।
वेरिफिकेशन पे जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ पिन लगाना होता है। पिन लगाने के बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, वेरिफिकेशन, सर आप लोग लगाएंगे पिन, ठीक है। पिन लगाने के बाद आपने जब वेरीफाई कर दिया तो लास्ट काम है आपका सबमिट करना, ठीक है। आपकी 50 रिटर्न हो, 60 रिटर्न हो, प्रोसीजर एक ही है, कंपनी की हो, इंडिविजुअल की हो, एओपी की हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल है आप लोग का? आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं? जी ऑनलाइन में अदनान भाई आपका या किसी और बंदे का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, सब क्लियर है, क्लियर है? सब क्लियर है अच्छा, सर। तो यहाँ पे अब इन्होंने मुझे कहा था कि सर 2 नोट्सेज हैं, काफी मशहूर नोट्सेज हैं जो कि आपके सेल्स टैक्स के आते होते हैं, मैंने पहले बताया भी था, अभी हम नोट्सेज को रिव्यू भी कर लेते होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन 111(1) का आता है, 111(1) का, ठीक है। मेरी पहली क्लास है और शायद आप वो क्लास जो एक्सपोर्ट के हवाले से मेरी आपसे बात की थी, मैं गुजार चुके हैं। मैं जी जी, इज इट पॉसिबल कैन आई आस्क क्वेश्चन अबाउट, हाँ हाँ पूछें। एनेक्सर एच के हवाले से, और आपने सेल्स की जो सर्विसेज का कहा था, तो जी जी, जो एक्सपोर्टर है उसको कैसे ये चीजें उसकी क्लियर होनी चाहिए? अच्छा अनेक्जर एच की अगर हम बात करें तो सेल हो जाती है। जी जी, सर अनेक्जर एच को ना मैं ओपनली बताऊं तो इस क्लास में मैं करवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने एक और क्लास में करवाना है, ठीक है। मैं बल्कि आप मुझे क्लास के बाद मिलिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा उलझ जाते हैं, ठीक है ना। अनेक्जर एच एक आपका स्पेशलाइज, हर एंटिटी की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता ही है, वो किसी स्पेसिफिक एंटिटीज की रिक्वायरमेंट है। तो हम अनेक्जर एच को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी कोशिश करेंगे इनके लिए रिकॉर्डिंग भी बना लें, लेकिन ये इतना भी इनके लिए मोर देन इनफ है। अच्छा जी, नोट्सेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेल टैक्स के नोट्सेस की बात करें तो सर याद रखिएगा आपके कौन सा खोला हुआ है, ठीक है। अदनान भाई अकेले अकेले हंस रहे हैं, हमें भी लतीफा सुना दें। अच्छा, कोई नहीं सर। अच्छा सेक्शन 111(1) को लिखे, 11(1) को लिख लिया अपने पास। 11(1) सेक्शन 114(4) का पता है आपको? इनकम टैक्स का 114(4) वो क्या कहते हैं? सेक्शन 114(4) क्या बोलता है? सर वो कहता है कि अपनी जो रिटर्न है वो मींस के फाइल करो, वो एफबीआर की तरफ से नोटिस आता है कि लाजमी शाबाश, फाइल करो। शाबाश। अब और इसका जी जी, सर वो आई थिंक 114(1) में ये होता है कि बस आपने करनी है। 14(1) में वॉलंटरी तौर पे होता है, 14(1) जी, में क्या होता है? वॉलंटरी तौर पे होता है। वॉलंटरली। और जबकि 114(4) के अंदर क्या होता है? हुक्मन आप एफबीआर लगाते कहता है कि आपको, आप पे लाजिम है आप फाइल करें। हैं। शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको 11(1) को, ठीक है, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, ये आपको सेक्शन 114(4) ही नजर आएगा इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो। वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न फेल्स टू फाइल द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड बाय द ड्यू डेट। याद रखिए जब आपको 33(1) का नोटिस आता होता है ना, वो पेनल्टी का, उसके साथ इसको भी कनेक्ट करता है, कहता है 11(1) को भी करता है, कहता है आपने रिटर्न फाइल करनी थी, आप फेल हो गए, ठीक है, by the due date or pays an amount which for some miscalculation is less than the amount of tax actually payable। आपका टैक्स पेबल 200 बनता है, आपने किसी मिसकैलकुलेशन की वजह से 100 जमा करवा दिया, या फिर आपने रिटर्न सबमिट नहीं करवाई, तो आपको नोटिस कौन सा आता है? सेक्शन में 111(1) का, ठीक है। एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, अब ऑफिसर की वगैरह डेफिनेशन है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आपका कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सारे किस्म के लोग, एवं के इंस्पेक्टर भी आपके ऑफिसर में कवर है। शैल आफ्टर अ नोटिस टू शो काज, शो काज में आपको पता है कि ये आपके खिलाफ ऑर्डर नहीं होता, बल्कि आपसे वजाहत मांगी जा रही होती है, आपको कहता है क्यों ना मैं आपके साथ ऐसा कर दूं, ठीक है,
क्यों ना कि मैं आपसे ये अमाउंट क्लेम कर लूं, क्यों ना कि आपको मैं कहूं कि रकम जमा कराओ। शो काज टू सच पर्सन मेक एन ऑर्डर फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग, एक आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा लूंगा और आपको कहूंगा कि भाईजान आप क्या करें कि जो आपकी असेसमेंट बनती है, आपका टैक्स पेबल बनता है, वो टैक्स मुझे जमा करवाएं। ठीक है, इस केस में रिटर्न जमा ना करवाने के ऊपर आपको इसका नोटिस आता है। अब वाले तौर पर जितने मर्जी नोटिस की लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है, आपको इसकी आ रही होगी। अच्छा, अगर इसका वो आ जाता है, आपको नोटिस आ जाता है 11/1 का, जो आप क्या है इसका हल क्या है, खत्म कैसे करवाएं? सिर्फ उसका रिटर्न जमा करवाएं, बात खत्म, नोटिस भी साथ ही खत्म। ठीक है, अब जो उसमें से जो थोड़ा सा खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा ये आ रहा था, सबसे ज्यादा 11/2, और ये थोड़ा खतरनाक है। इसमें क्या होता है भाईजान, वो कहता है कि जैसे अभी हम कह रहे थे कि जो रिलेटेड इनपुट नहीं होता, जो रिलेटेड इनपुट नहीं होता और हम वो क्या कर लें, क्लेम कर लें। अब उसमें क्या होगा, उसमें कहता है where a person has not paid the tax due on supplies made by him or has made short payment। अब देखें, आप आउटपुट में से इनपुट माइनस कर रहे हैं, तो आपकी जो इनपुट रेलिवेंट नहीं है आप वो भी माइनस कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि शॉर्ट पेमेंट कर रहे हैं। एग्रीड? तो कहता है कि अगर आप शॉर्ट पे करें, ठीक है, और क्लेम वो इनपुट करें जो आपका बनता ही नहीं है, या रिफंड आप ज्यादा ले लें, तो कहता है भाईजान आपने क्या करना है, एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल आफ्टर अ नोटिस टू शो कॉज टू सच पर्सन मेक एन ऑर्डर फॉर असेसमेंट। ऐसे बंदे से जबरदस्ती फिर पैसे ले लिए जाते हैं, उसका बैंक अटैच करके। पहले तो उसको शो कॉज किया आता है और वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है, उस शो कॉज को सफाई पेश कर लेता है, मतलब नहीं जी ये वजह थी, अपना जवाब तैयार करे, उनको जस्टिफाई करे, ओके। अगर जस्टिफाई नहीं किया तो आपके फिर अगेंस्ट ऑर्डर पास हो जाता है। फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग अपील वगैरह करते हैं, और अपील वगैरह अगर हमारी फेवर में आ गई फिर भी हम पाक साफ हो गए, और अपील हमारी फेवर में नहीं हुई तो फिर भी हमारे अगेंस्ट है, वो अमाउंट हमसे चार्ज की जाएगी, ली जाएगी। सर ये ऑडिट बन इस काइंड ऑफ ऑडिट जी ये ऑडिट ही होता है ना सर? जी, ऑडिट ही है ये, सेल्स टैक्स ऑडिट। दो सूरतें हैं मेरे ज़हन में आ जी रही जी, हैं। एक तो ये कि उसने जो है वो शॉर्ट किया है, या उसने जो उसका क्लेम नहीं बनता था उसने वो कर लिया, ठीक है, और एक ये है कि उसका क्लेम बनता था बट देयर वाज सम डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसीज। ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों सूरतें हम कैसे डील करें सर दोनों सिनेरियो याद रखिएगा, अगर डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी है, मैं मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करते हैं कि मैंने अपनी रिटर्न एक फाइल की हुई है और मैंने कहा कि मेरा इनपुट है, वैसे तो इनपुट तो मेरा कोई ना कोई डाल रहा होगा, ठीक है, मैं इसको इनकम टैक्स के तनाजुर में आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सेक्शन 170 में आपका ऑडिट होता है इनकम टैक्स का, ठीक है, ये भी वैसे एक सॉर्ट ऑफ ऑडिट है, ये भी 11/2 भी आपका ऑडिट होता है। वो कहता है आपने रिटर्न के अंदर इनकम शो की हुई है 200 मिलियन, ठीक है, और आपको कहता है कि आपने एक्सपेंसेस शो किए हैं 100 मिलियन। आप क्या करें, 100 मिलियन के मुझे एविडेंस दें कि वो आपके खर्चे हुए हैं, और आप उसका एविडेंस नहीं दे पाते, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कहेगा खर्चे आपके हैं ही नहीं, सिर्फ इनकम के ऊपर आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर देगा। यानी कि एविडेंस ना देना भी ऐसे ही है कि जैसे वो आपका एक्सपेंस मानना ही नहीं जा रहा, या आप खुद मनवाना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। एविडेंस ना देना, ठीक है, या प्रॉपर ना देना, ये मोर और लेस एक ही चीज है। हाँ, लेकिन ये कुछ एविडेंस दे के हम अपने आप नहीं जी मैंने तो फला चीजें दी हैं, ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्ड पे ना लाना, ठीक है सर। सर इसमें एक सिनेरियो है जी प्लीज। हम सॉल्व लेते हैं माइन से, ठीक है, उसका सेंटेक्स पे कर देते हैं, ठीक है, जो पे करते हैं वो चेक के थ्रू भी करते हैं, या जो उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट यू हैव टू पे बाय क्रॉस चेक बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, जी जी, हम उसको कैश में दे देते हैं। वो इनएडमिसिबल वाला वो नहीं अब मानता। ये जो है कैश में देना, जी। अब वो मेरे पास इनवाइस है, एक सरकारी इदारा है जिसने मुझे 50 लाख का नमक दिया है फर्स्ट, मुझे कोई भी इस तरह की कमोडिटी दी है, और उसकी इनवाइस मेरे पास है, लेकिन उसको मैंने कैश दिया था, तो वो रिसीट भी उसकी है, लेकिन बैंक का ट्रांजैक्शन कोई नहीं है इसमें। अच्छा सर, I do understand your position, but I want to know why you are paying in cash if that is a government मतलब backed institution। है वहाँ पे चल रहा है इस तरह रूटीन में, उसकी दो वजह, एक इग्नोरेंस हो सकती है, उसकी ये भी हो सकती है कि नया नया अगर टैक्स लग गया और लोगों को इसका पता नहीं, और जो इदारा खुद वो इस तरह ऑलरेडी चल रहा है, सरकारी इदारा है, और वो ले रहे हैं इस तरह कैश। सर उस अदारे के ऊपर नहीं होता है कि यानी कि मैं माल परचेस कर रहा हूँ, मैंने इनसे पैसे लेने, मैंने कहता जी मेरे उस सरकारी अकाउंट पैसे लगा दे, ठीक वो है, जाके मैं उनको रसीद दिखाता हूँ, वो मुझे मतलब दे देते हैं, उससे टैक्स तरह काट लेते हैं। ये सारी सिनेरियो प्रैक्टिस हो रहा है ऑलरेडी, सरकारी इदारे इन्वॉल्व है,
सर याद रखिएगा, वो सरकारी अदारे को सेल टैक्स का कानून नहीं पूछ रहा, ठीक है। सेल टैक्स का कानून मैं पे करने वाला हूँ, ठीक है, इनको पे करने वाला हूँ। सेल टैक्स का कानून उनको जो पूछेगा वो उनका काम है। आपका काम है अपने आप को पाक साफ करना, ठीक है। आप जब कैश में पे करते हैं तो उस चीज को मानता नहीं है, कैश पेमेंट को ना इनकम टैक्स का कानून मानता है ना सेल टैक्स का कानून मानता है। इसका मतलब यह कि वो पेमेंट आपकी पेमेंट ही नहीं है, यानी कि आपकी सेल, जब आप बाहर चीजें बेचेंगे पैसे आएंगे उसको वो सेल मान लेगा, आप लोकल बेचें बाहर बेचें। लेकिन जब आप पेमेंट की बात, इसका मतलब ये तुम आप उसका एक्सपेंस क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस सर वो क्लेम ही वो मान ही नहीं रहा, वो कहता है वो पेमेंट में मानता ही नहीं हूँ। जो सरकारी डॉक्यूमेंट सारी है, इनकम that has no value, sir. वो डेट हैज नो वैल्यू, ये फिर मतलब ये कि उसका नुकसान हो गया, रिफंड वो क्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। ना रिफंड क्लेम सकते हैं और ना आगे उसको एग्जैक्टली आगे से उसको इनपुट आउटपुट को वो सर बेसिकली आपने जब एक्सपोर्ट करनी है तो आपने रिफंड लेना है, रिफंड के लिए वो आपको ऑडिट खोल लेगा, ठीक है। वो कहेगा आप जस्टिफाई करिए इतनी इतनी पेमेंट्स आपकी हैं, आप पेमेंट के लेके जाएंगे, ये देखिए मैंने कैश में पे किया है। वो कहेगा कैश में नहीं, मुझे बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। और इवन कि समटाइम ऐसा भी है, समटाइम ऐसा नहीं है, ऐसा है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से उसके बिजनेस बैंक अकाउंट में पे करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो नहीं मानता। आपके सर पेमेंट ना नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा भाई, जब आप अपनी इनकम में से कोई एक पेमेंट नहीं माइनस करेंगे तो आपका टैक्स पेएबल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। वो रिजेक्ट हो गया सारा। रिजेक्ट हो गया। ये देखें जी, एक आपको 11(1) का नोटिस दिखा भी देता हूँ, ये देख लें। इसमें बल्कि एक दिखाया भी था आपको, ठीक है। इसमें देख लीजिए, वो कहता है फलां फलां फलां, ये आप देख लो कि ये 2018 जुलाई की रिटर्न फाइल नहीं हुई, 2018 अगस्त की रिटर्न फाइल नहीं हुई। ये सारी रिटर्नें कर करा के ना इस गरीब आदमी के ऊपर ये पेनल्टी लगाने जा रहा है। क्या लगाने जा रहा है? पेनल्टी लगाने जा रहा है, सेक्शन 33(1) वाली, 10,000 वाली, ठीक है। तो उसके ऊपर वो कह रहा है कि भाई फलां फलां चीजें हैं। तो यहाँ पे ये अभी पता क्या कर रहा है, अभी इसको शो काज कर रहा है, अभी शो काज कर रहा है, बेसिकली उसको सफाई का मौका दे रहा है, ठीक है सर। अच्छा जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? कोई क्वेश्चन नहीं सर है? हमने पढ़ा है कि नोटिस ऑफ लॉ इज नो नो एक्सक्यूज, दिस इज समथिंग Exactly. क्लियर हो गया। लेकिन जहाँ पे एक चीजें चल रही हैं कि एक पूरा सेक्टर है जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है और वहाँ की जो कम्युनिटी है वो टैक्स फाइलिंग के साथ जो तल्लक वास्ता नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड कम्युनिटी है, आपने टैक्स लगा दी उनके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ये मैकेनाइज्ड उनको करना या आपकी ड्यूटी ये भी आप उसमें है, तो अब उनके ऊपर जो उनकी डेफिशिएंसीज जो बनेंगी और वो सारा कुछ होगा तो फाइन उनको पड़ेगा या तो टैक्स लग जाएगा या उनकी इस तरह की जो पेमेंट्स है उनको नहीं मिलेंगी। तो क्या लॉ में इस तरह का कुछ है सिनेरियो कि इस तरह के लोगों को अकोमोडेट करने के लिए नहीं, कोई कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। सिर्फ सावधान के लिए? हाँ जी, सिर्फ वो हाँ जी, ऐसे अगर कोई पार्टी मतलब 3 किस्म की सप्लाई कर रही है, एक टैक्सेबल में आ रही है, एक एग्जम्पशन में आ रही है और एक जीरो में आ रही है, उसका जो टैक्स पेएबल बनेगा उसका अपोर्शमेंट करनी पड़ेगी या क्या? नहीं, टैक्स पेबल की सर क्यों पड़े? टैक्स पेबल किस पे बनेगा? जो आपकी टैक्सेबल होगी। ठीक है। एग्जम्प्ट वाला तो आपका इनपुट बेकार चला जाएगा, ठीक है। हाँ, उसमें आपका जो इनपुट होगा, इनका सवाल ये है, अगर एक कंपनी है वो 3 किस्म की चीज बेचती है, एग्जम्प्ट भी, टैक्सेबल भी और साथ जीरो रेटेड भी, एक्सपोर्ट भी। जीरो रेटेड का मतलब आप कह लें एक्सपोर्ट भी करती है। अब इनका जो इन तीनों चीजों को बेचने का बैक एंड पे जो रॉ मटेरियल है वो एक ही जगह से खरीदा जाता है। उस पे जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके ऊपर हमारा इनपुट टैक्स पे हुआ। अब क्या सारे का सारा मैं इधर से क्लेम कर लूं टैक्सेबल में से या कुछ एग्जम्प्ट में से भी होगा? तो फिर हम इनपुट टैक्स के हिस्से बनाते होते हैं, कितना इनपुट टैक्सेबल का है, कितना वो जीरो रेटेड का है और कितना टैक्सेबल का। टैक्सेबल का, जीरो रेटेड का एंड आपका एग्जम्प्ट का अपोर्शनमेंट करते थे। फिर उसमें हम देखते हैं कि कितना आपका रॉ मटेरियल इनपुट के लिए यूज हुआ, वो एग्जम्प्ट के लिए यूज हुआ, कितना रॉ मटेरियल टैक्सेबल के यूज हुआ, कितना आपका जीरो रेटेड के लिए यूज हुआ, ठीक। कौन सा इनपुट क्लेमेबल होगा, कौन सा इनपुट क्लेमेबल नहीं होगा? जी जी। तो जो एग्जम्प्ट वाला होगा वो क्लेमेबल नहीं है, वो आपका डेड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जो आपका एक्सपोर्ट वाला है या वो जो आपका जीरो रेटेड वाला है वो रिफंड हो जाएगा। जो टैक्सेबल वाला है वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज है।
equal to section 122 of income tax. उसमें सर वो ऑडिट वगैरह करता है। हाँ, आप कह सकते हो कि उसमें भी हमसे ज़्यादा अमाउंट ले रहा होता है, ठीक है, इधर भी ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब सर सेल टैक्स यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं, ठीक है। जो एनएक्स वगैरह वो कह रहे हैं आपके लिए अलग से एनएक्स की एक क्लास में अरेंज करवा लूंगा, ठीक है। और ऑनलाइन हम करेंगे तो इंशाल्लाह वो क्लास आपके साथ भी शेयर की जाएगी, बल्कि जैसे कि हमने आपसे पहले क्लास हुई अभी वाली हुई है, ये यूट्यूब पे हमने डालनी हुई है, ठीक है। उसके प्रॉपर जो हम सेल टैक्स का ना अलग से प्योरली एक सेल टैक्स का वो बैच लॉन्च करना है, क्योंकि उसके ऊपर सेल टैक्स को ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें अलग लेके चलना है, ठीक है। वो बल्कि मैं उसको कहूँगा कि आपको कौन कर रहे थे कोर्स के लिए, कौन से साहब आपके साथ आप कोऑर्डिनेशन में थे? तनवीर था, एहसन था। वो तो डिस्टेंट करवाई थी और मैंने इनिशियली कुछ 15-20 क्लासेस ली थी, फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था। फिर मेरा चूंकि सिर्फ सेल टैक्स की रिलेटेड चीजें थी, आपने पता क्या करना है, अभी सेल टैक्स के लिए ना हमने एक बंदा है जिसका वो प्रैक्टिस प्योरली सिर्फ सेल टैक्स है, ठीक है, कराची से हैं वो साहब, ठीक है, उनको ऑन बोर्ड किया, ठीक है। तो ईद के बाद हमने 15 अप्रैल को सिर्फ सेल टैक्स का अलग से बैच लॉन्च करना, लेकिन वो होगा ऑनलाइन, ठीक है ना। उसमें ये समझ लें कि आपका मतलब उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई सेल टैक्स वो कोई और टैक्स में कॉर्पोरेट ला नहीं है, उसमें जीरो से स्टार्ट होकर हमने पॉज रिफंड नोटिस आपके जीरो रेटेड का रिफंड, आपका एग्जाम्प्ट का रिफंड, वो सारी चीज उसके अंदर है, ठीक। हाँ जी, ये थोड़ा स्पेशलाइज लॉ है, तो उसके ऊपर आपने लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और आप तनवीर से या किसी से रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद विद होल्डिंग वाला जो टॉपिक है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप लोग की विद होल्डिंग? होल्डिंग मतलब तीसरी वाली जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी तो होती हैं। विद होल्डिंग और कलेक्शन में फर्क का पता हो आपको? पढ़ते कोई नहीं है आप, ये तो मैंने खुद बढ़ाई हुई है। जब आपको एक सैलरी कलेक्शन होता है, एक डिडक्शन होता है। हाँ जी जी अदनान भाई, अभी अदनान भाई क्लास में से किसी बंदे को आता ही नहीं है, अभी अंदाजा लगा लें। सर एक कलेक्शन होता है, एक डिडक्शन होता है। जी, तो क्या फर्क होता है अदनान भाई दोनों में? सर कलेक्शन आप सिर्फ कलेक्ट करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा रहे होते हैं, वो एडजस्टेबल नहीं होता। वो डिडक्शन जो होती है वो आपकी एडजस्टेबल हो जाती है। वो एक आपके फुल फाइनल सेटलमेंट में आ जाती है। जिस तरह बैंकों पे प्रॉफिट ऑन डेट है, वो आपका जो 15% फायदा क्या करता है, वो आपका जो है कलेक्शन होती है, और कलेक्शन उसके क्या है? बाद वो आपकी एडजस्टेबल नहीं होती, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती है। और जो आपका जिस तरह आपका सैलरी से कटता है या आपका दूसरे किसी से कटता है, वो आपकी डिडक्शन होती है। तो वो आपके डिडक्ट होके तो फिर वो एडजस्टेबल में आ जाता है। जिस तरह मोबाइल फोन पे आपका करता है, वो डिडक्शन होती है, वो एडजस्टेबल में आ जाता है आपका। शाबाश। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, बेसिकली ये ज़रूरी टॉपिक है, मुझे नहीं पता कि आप इसको किस नज़र में से देखते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाईजान हम सिर्फ ये सोचते हैं, हमारी नज़र में क्या होता है कि सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, आपको बारहा मैंने बताया है। फ़र्ज़ करें मैंने आपको कहा था रेंट हो, सैलरीज हो, ठीक है, आपके क्या हो, यूटिलिटीज़ हो, ठीक है। मेहरबानी क्या करें, थोड़ा बहुत देख लिया करें, तो आंसर जो आता है वो क्या आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है। क्या आता है, प्रॉफिट आता है। मैंने आपको कहा था इस स्टेज पे जब आप चीज़ों को सेल करते हैं तो आपने सेल्स टैक्स लेना होता है, ये आप अपनी जेब से नहीं देते, कस्टमर से पकड़ा गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया। कैसे करवाना है? सेल टैक्स रिटर्न के जरिए जमा करवाना, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर रेंट की बात करूं, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस है, पे करते हुए आपने टैक्स काटना है। सेक्शन 155 ने कहा, किसने कहा? सेक्शन अंडर सेक्शन यूएस लिख रहा हूँ, अंडर सेक्शन 155 ने बोला हमने सैलरी काट पे करते हुए टैक्स काटना है, अंडर सेक्शन 149, ठीक है। यूटिलिटीज वगैरह के ऊपर टैक्स की एग्जाम्पशन है, ये सेक्शन 21 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रेंट फर्ज करें कि मैंने पे किया, कितना पे किया जी, 700 500 का कर लेते हैं, ठीक है। सैलरीज पे की हैं 300 की, यूटिलिटीज पे की हैं 100 रुपए की, तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है सर वो ये आ रहा है 100 रुपए का, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा इनकम टैक्स आता है, यानी कि मुझे कानून ने किसी भी तरह से माफ नहीं किया। हर स्टेज के ऊपर आप समझें कि यहाँ पे सेल टैक्स लेके दूंगा, नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा
कि 11/2 और 11/1 के वो नोटिस अगर रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, 11/1 नहीं जमा नहीं करवाऊंगा, ठीक है, ऐसे नीले की रिटर्न फाइल कर दूंगा, टैक्स लेके खा जाऊंगा तो 11/2 का नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे उसने फंसा लिया। जब खर्चों की बात आई तो उसने कहा हर एक्सपेंस के ऊपर क्या करो, विद होल्डिंग करो। यहाँ भी नहीं बख्शा। मैं एंड पे मैंने कहा चलो यहाँ बच जाऊंगा। यहाँ पे उसने कहा आपका इनकम टैक्स पेबल होता है। फिर उसने यहाँ पे भी नहीं बख्शा था, यहाँ पे सेल टैक्स भी होता है। और अगर आपके ऊपर सेक्शन 113 का इतलाक होता है, अगर इंडिविजुअल या एओपी हो, तो 100 मिलियन की अगर आपकी इनकम है तो इसके ऊपर एक मिनिमम टैक्स भी कंप्यूट होता है 1.25% वाला, ठीक है। आपकी सेल्स टैक्स कौन सा है, इनकम टैक्स इसका होता है 1.25%, ठीक है। फिर अगर आपका ये वाला टैक्स, इसको नॉर्मल टैक्स कहते हैं ना, ये इस प्रॉफिट के ऊपर फर्ज करें कि यहाँ पे मैंने कहता हूँ कि 20% टैक्स है मेरा, कितना है 20% है। इस टैक्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल टैक्स। जो नॉर्मल टैक्स है सर ये 20 रुपए है। इसका अगर 1.25% लूं, इसका कानून में लिखा हुआ, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, तो सर इसको कहते हैं मिनिमम टैक्स। अब 12.5 है, सॉरी 12.5 छोट बड़ी रकम है या फिर 20 बड़ी रकम है, दोनों में से जो बड़ी रकम होगी वो आपने पे करना है। फर्ज करो मैं कोई ऐसी फनकारी लगाता हूँ, मैं यहाँ पे यूटिलिटीज को 300 का शो कर दूं और मैं अब चला गया प्रॉफिट के बजाय नुकसान में, अब मैंने टैक्स पे नहीं करना, नॉर्मल टैक्स। अब मैं कौन सा टैक्स पे करूंगा, 12.5%, इसको कहते हैं मिनिमम टैक्स, ठीक है। ये इंडिविजुअल एंड एओपी ने समझो कि सिर्फ ये वाला नहीं हो रहा होता, एक दूसरा टैक्स भी मालूम हो रहा होता है, ठीक है, ये बात भी आपको पता है। अब सर ये जो टैक्स फर्ज करें, मैं दोबारा से इसको सॉल्व ही करता हूँ। ये जो सर आपका प्रॉफिट टैक्स आया, इस टैक्स में से कुछ आपकी पेमेंट्स जो कंपनी अगर आपकी हो तो कुछ पेमेंट्स फर्ज करें कि मेरी कंपनी ने मिसाल के तौर पर किसी कुछ चीजें बेची, उन्होंने मेरा टैक्स काट लिया सेक्शन 153 का, वो भी मैं इसमें से माइनस करूंगा। मेरी कंपनी ने एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 140 जमा कराया हुआ है, वो भी माइनस कर लूंगा। यानी कि जितनी आपकी विद होल्डिंग्स हुई होती हैं जो फाइनल ना हो, जो फाइनल टैक्स ना हो, जो एडजस्टेबल हो या एडवांस टैक्सेस हो, वो इसमें से माइनस मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। अच्छा, विद होल्डिंग का कंसेप्ट पहले भी मैंने आपको दिया था। विद होल्डिंग का कंसेप्ट सर ये है कि जब भी आपकी कोई इनकम होती है तो कानून को इस बात का खतरा होता है, जैसे मेरी सैलरी आ रही है, यार ये साल के एंड पे हो सकता है जमा ना करवाए, हम साथ साथ लेते जाएं। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस के ऊपर वो विद होल्डिंग पे भी नहीं गया, वो जालिम एडवांस टैक्स पे चला गया। उसने कहा पूरे साल का टैक्स मालूम करो, हर 3 माह बाद जितना आपका वो बनता है वो जमा करवाते जाओ। कहता साल के एंड पे तो रिटर्न जमा करवाना, सेमाई में टैक्स जमा करवाना। नहीं, टर्न ओवर टैक्स नहीं कहते उसको, एडवांस टैक्स कहते हैं, अंडर सेक्शन 147, ठीक है। वो क्या होता है कि आप ऐसा करो कि जब आपका जुलाई आए तो जुलाई के बाद जब 3 महीने भी नहीं गुजारता, उससे भी 5 दिन पहले, जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 25 सितंबर पे कहता है ये 3 महीनों में जितने कमाया है इसका प्रॉफिट मालूम करके उसका टैक्स मालूम करके दे दो। फिर आगे 25 दिसंबर पे जाता है, कहता है दे दो। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो तो बेचारा एडवांस, जो हम कहते हैं ना 147 का नोटिस आया है, कौन सा 147 का, वो नोटिस ये होता है कि भाईजान अगर आप बिजनेस करते हो और आपकी इनकम 10, वो बल्कि वो इंडिविजुअल के लिए 10 लाख है, इंडिविजुअल के लिए 10 लाख है, पार्टनरशिप हो या आपकी कंपनी हो, आपने पूरे साल का जो टैक्स बनता है उसका चौथा हिस्सा हर 3 माह बाद जमा करवाना है। और आखिरी क्वार्टर पे जाके हम कहें फिर 100% जमा हुआ होना चाहिए, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कितना एक्यूरेट हम मालूम कर सकें। 90% आपका जमा होना चाहिए गवर्नमेंट के खजाने में। आपके ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मैं कहूंगा सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा। क्या लगेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, याद रखना। सर इसमें तो कोई अमाउंट का भी नहीं होता, विदहोल्डिंग एजेंट बनता है उसकी 100 मिलियन की वो बिजनेस टर्नओवर हो और उस तरह का कोई इसका नहीं सर, ये है जो आप 100 मिलियन वाली बात कर रहे हैं ना, वो है मिनिमम टैक्स सेक्शन 113। मिनिमम टैक्स ये होता है हमें जो बनाते हैं हमारे जो वो जो विदहोल्डिंग एजेंट मैं बता देता हूँ। मिनिमम टैक्स की बात समझ लें, ये जब आपका सालाना रिटर्न सबमिट होता है ना, उस वक्त 3 किस्म के टैक्स मालूम करते हैं। अगर कंपनी, मैं फर्ज करता हूँ इंडिविजुअल है ना, उसका 100 मिलियन से कम इनकम है ना, 100 मिलियन से कितनी कम इनकम है, उसने इनकम लेस एक्सपेंसेस करके ना जो भी आपका जवाब आए वो जमा करवाना। क्या करवाना है, वो जमा करवा देना है। अगर पार्टनरशिप हो या इंडिविजुअल हो, दोनों के लिए सेम सिनेरियो, ठीक है। अगर आपकी आगे कंपनी, उसमें इनकम लेस एक्सपेंसेस करके एक, दूसरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंट बनाया होता है उसका 17%,
सेक्शन 113C के तहत। उसके बाद आपका सेक्शन 113 के तहत 1.25%। इन तीनों वर्किंग्स को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा रकम आ जाएगा ये सबमिट हो जाएगी और साल के एंड पे ही हो रहा है। लेकिन साल के एंड का टैक्स तो हमने साल के एंड पे जाकर मालूम करना है, ठीक है, कितना वो फाइनल बनता है रिटर्न जब सबमिट करनी है। कानून ने कहा कि आप साल के एंड पे ना जाओ। सेक्शन 147 ने जंप लगाई, उसने कहा इंडिविजुअल को आपकी 10 लाख से ज्यादा इनकम है, इनकम से टैक्स और प्रॉफिट की बात करना। हमने कहा है, कहता मैं आपके ऊपर भी लगूंगा। इंडिविजुअल वो फर्म के लिए यानी कि पार्टनरशिप के लिए और कंपनी के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने कहा पूरे साल का प्रॉफिट निकालो, जो भी बनता है। मिनिमम टैक्स एक अलग चीज है, मिनिमम टैक्स है सेल के ऊपर लगना। किसके ऊपर? सेल के ऊपर, और वो रिटर्न फाइल करते हुए। लेकिन ये जो 147 है, इसने कहा 10 लाख से ऊपर होगा तो इंडिविजुअल के ऊपर, कंपनी और एओपी के ऊपर तो मैंने लगना ही लगना है। इसने कहा हर 3 माह बाद पूरे साल का एक दफा निकालो प्रॉफिट, उसके ऊपर आप निकालो कि 3 माह का कितना टैक्स बनता है, जमा करा दो। मैंने कहा फिर तो जब साल के एंड पे जब जाओगे ना, उन 3 टैक्स में से जो बड़ा टैक्स आएगा उसमें से जितना जमा करवा चुके हो वो माइनस कर लो। वो क्या कर लो? माइनस कर लो। यानी कि एडवांस टैक्स फिर आपका जो साल के एंड पे टैक्स पेबल बनता है उसकी मद में क्या है? एडवांस है। लेकिन ये एडवांस टैक्स कौन सा? 147 वाला। कौन से वाला? 147 वाला। और मैं थोड़ा सा इसलिए जुबानी बता रहा हूँ, ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, और आपने ना पढ़ी हो तो शायद मैं इस तरह से हवा में ना बताऊं, ठीक है। तो ये फिर उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। आपके सर एक एडवांस टैक्स वो भी होता है जो 236 के डिफरेंट सेक्शन के अंदर है, शायद आपको याद हो। आपके सर उसमें फर्ज करें आपका मतलब वो पैसे बाहर भेजने पे था, आप फर्ज करें कोई और एडवांस टैक्सेस हैं, ठीक है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी के सेल पे, प्रॉपर्टी की परचेज पे, मैं कहूंगा वो भी आपके टैक्स पेबल में से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उसको भी एडवांस टैक्स ही बोलते हैं, लेकिन वो 147 वाला नहीं है। 147 मालूम होता है बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट, ठीक है, समझ रहे बात को? ये वाला कौन सा सेक्शन था? कौन सा? 147। 236 सेल के लिए सी है और परचेज के लिए के है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि विद होल्डिंग आपके साल के जो टैक्स पेबल होते हैं उसमें से क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। विद होल्डिंग्स के जो हर सेक्शन के लिए, जैसे सर ने पूछा, इन्होंने कहा जी बताएं कि सर विद होल्डिंग एजेंट क्या कोई डिफाइंड है? 100 मिलियन टर्नओवर होता है, ये होता है। मैंने कहा यार बात पता है क्या, कि ये जो इन्होंने 100 मिलियन वाली बात की थी ना, वो सेक्शन 153 के अंदर लिखी हुई है। कहाँ पे? 153 के अंदर लिखी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी से। सर सेक्शन आपका 149 से लेके 158 तक सेक्शंस हैं जो जहां पे डिफरेंट किस्म की विद होल्डिंग डिफाइन की गई हैं, विद होल्डिंग एजेंट्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। उसमें से सैलरी के ऊपर कौन बंदा काटेगा, इसी सेक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ। उसने कहा सैलरी के अंदर एवरी पर्सन इज विद होल्डिंग एजेंट, एवरी पर्सन हु इज पेइंग द सैलरी। लेकिन जब उस सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है, मेरी 5 लाख सैलरी है, आप पे कर रहे हो, फिर टैक्स नहीं काटना। मेरी सैलरी 8 लाख पे कर रहे हो, मेरा टैक्स बनता है, फिर काटना है। एवरी पर्सन, यानी कि अगर आप भी सर अपनी सैलरी वो 6 लाख से ज्यादा पे करते स्टाफ को, तो आपके ऊपर भी फर्ज है टैक्स को काटना जी, एज पर्सल है, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देगी, वो जितना प्रॉफिट देगी हर प्रॉफिट का वो 15% जितना भी प्रॉफिट दे टैक्स काटेगी। आपको ऐसा मेरे लिए ये भी रेलिवेंट नहीं है, गोली मारे। मैं कहूंगा प्रॉफिट ऑन डेट, ये बैंकों के ऊपर लगता है। जब वो सूद देते हैं, सूद देते हुए 15% टैक्स काटते हैं, ठीक है। फिर इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़। इन्होंने कहा सर मेरे लिए तो ये रेलिवेंट है, मैं लोगों से चीजें खरीदता हूँ, उसकी पेमेंट करता हूँ, मैं लोगों को सर्विस देता हूँ, मैं लोग साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेक्शन 153 सब सेक्शन 7, सब सेक्शन है 7, उसके अंदर भी होल्डिंग एजेंट्स डिफाइन किए गए। यहाँ पे कोई एक आधा बंदा डिफाइन नहीं किया गया। कंपनी, गवर्नमेंट, आपके इंडिविजुअल 100 मिलियन वाला, पार्टनरशिप 100 मिलियन वाली, हर किस्म का कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स, रियल एस्टेट के जो वो आते हैं, बिल्डर डेवलपर, वो जो भी होते हैं वो भी। तो यहाँ पे फिर ये ज्यादातर मार्केट में हम इसी को ही देख रहे होते हैं। अच्छा फर्ज करें कि ये आप पेमेंट करते हुए काट रहे हैं, पैसे उसके हैं, आपने काट के जमा करवा देने हैं, लेकिन कल को जैसे अभी हमने कहा एक और क्या होगा कि एक्सपेंसिंग मानता होता बिजनेस में अंदर जाके, क्योंकि आपने टैक्स नहीं काटा। और ये वो बंदा जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो क्या कर लेगा, इसको एडजस्ट कर लेगा।
इसको क्लेम कर लेगा। ठीक है जी। तो इसीलिए वो फोन करते रहते हैं जी हमारा टैक्स जो जहाँ पे काटा है जमा करवाएं, इसलिए करते रहते हैं। हो सकता है कि आप जमा ना करवाएं, ठीक है, इसलिए फोन करते हैं वो जमा करवाओ जी, जमा करवाओ, ताकि उनके MIS में शो होने लग जाए। ठीक है, CPR डिमांड करते हैं। वो जब आप जमा करवाएंगे तभी उनको CPR देंगे ना। ठीक है जी। उसके बाद सर आप चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हुए कौन विद होल्डिंग एजेंट है आपकी, अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौन विद होल्डिंग एजेंट है, हर सेक्शन के अंदर डिफाइन किया होगा। यानी कि फिर हम कभी भी ये नहीं कहते, जब मैंने स्टार्ट में प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे भी याद है कि मैं सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट इस सेक्शन में लिखे हुए लोगों को मैं कहता था, मैं कहता 153(7) के अंदर लिखे हुए हैं। फिर बाद में पता चला कि यार हर सेक्शन का विद होल्डिंग एजेंट अलग होता है, यानी कि कौन सी पेमेंट की जा रही है उस पेमेंट के अकॉर्डिंग विद होल्डिंग एजेंट कौन होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, एक्सपोर्टर पे वो इस सिनेरियो में विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है। कौन एक्सपोर्टर जो ये एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कैसे विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है? एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर नहीं बनता। एक्सपोर्ट के केस में कौन बनता है, इसके साथ अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपको पढ़ाना भी सिखा देते हैं। एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, बैट से आएंगे, किसके जरिए आएंगे, बैंक के जरिए आएंगे। पढ़ते हैं एवरी ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से डॉलर के केस में आएंगे, PKR में नहीं आएंगे। फिर बैंक को क्या कहा गया है, ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज शेल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब उसके पास बाहर से पैसा आए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपके क्लाइंट ने, यानी कि मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, बैंक को कहूंगा पैसे मांगो, आपके पास आएंगे, फिर वो बैंक में देगा। हाँ जी, LCs वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि आपने चीजें एक्सपोर्ट की, गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टर ने की, तो ये बैंक क्या कर रहा है, डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोसीड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, जब बैंक के पास पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे विद होल्डिंग एजेंट कौन है, बैंक। यानी कि टैक्स काटते हैं सर जी, वो इस बात में काटते हैं जी इसी सेक्शन की वजह से काटते हैं। मैं आपको ये सेक्शन आगे दिखा भी देता हूँ। कि जो एक्सपोर्ट फॉरेन वेटनेस होती है सर, उसके ऊपर दो टैक्सेस, जो एक तो ये 1% और एक 0.5% है जी। सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग उसने जो आपको बता दिया है, अब मैं कितना कितना आपने बताया, 1%, एक 1% और एक 0.5%। हाफ होता है उसको ये उसको उसका नाम दिया उन्होंने, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर वो होता है। मैं दिखाता हूँ। आप किस चीजें आप क्या सेल करते हैं, सॉल्ट है सर, सॉल्ट है, ठीक है, कर लेते हैं, एक मिनट। ये देखिए सर, 1% हुई। द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सब सेक्शन 1, 3, 5 फला फला 154 3C के तहत रेट है, और आपके 1 के तहत भी फला फला लिखा हो, कितना रेट आ गया, 1%। ठीक है, द रेट ऑफ टू बी डिडक्टेड अंडर सब सेक्शन फला, ठीक है। उसके बाद आपकी 153(2) के तहत भी कह रहा है रेट 1% है। ठीक है, और उसके बाद क्या, प्रोवाइड दैट इन द केस ऑफ इनकम प्रॉपर्टीज सोल्ड बाय ऑक्शन फला 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 फला। ठीक है, ये वाला कहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मिसप्लेस हुआ, आपके लिए यही पॉइंट रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से काटा जा रहा था। बस इसमें एग्जेम्पशंस भी होती हैं, जो सप्लायर है विद होल्डिंग एजेंट है ऑलरेडी, उसका इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो एग्जेम्पशन। जी मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 159(1) 159(1) आप माफी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे कोई बंदा सेल करता है ना, मैं किसी को सॉरी सेल करता हूँ, मैं सेल करता हूँ तो मुझे क्या मिलनी है, पेमेंट्स मिलनी है। तो मैं कहता हूँ यार मुझे पेमेंट्स मिलते हुए दूसरा बंदा पे करे, विद होल्डिंग उसने करनी जो पे कर रहा है, मैं कहूँगा वो विद होल्डिंग ना करे। क्यों ना करे, पहले तो कंसेप्चुअली समझे विद होल्डिंग क्यों हो रही है। साल के एंड पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट इस खतरे में है, इस टेंशन में है, और साल के एंड पे मेरा टैक्स ही नहीं बनता, तो क्या मेरी विद होल्डिंग होनी चाहिए। असूली तौर पर अगर आप सोचें विद होल्डिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सारा किया ये गया, लॉ के अंदर ये लिख दिया गया कि भाईजान जो पेमेंट आपके पास वो आएगी तो आप उससे एग्जम्पशन ले लें कि कोई बंदा पे करने वाला आपकी विद होल्डिंग ना करे, पेमेंट करने वाला विद होल्डिंग ना करे। उसमें आप रीजन लिखते हैं जब एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन जाती है अंडर सेक्शन 154 और 159(1), लेकिन उसके अंदर रीजन होती है भाई मेरा सालाना टैक्स नहीं बनता, या मेरे पास मेरी इतनी वो सालाना है ही नहीं, इनकम ही नहीं है कि मेरे ऊपर टैक्स बने, तो आप क्यों कर रहे हैं, मेरी विद होल्डिंग क्यों कर रहे हैं। उल्टा मैं कॉम्प्लिकेशन में चला जाता हूँ, मैं कल को रिफंड में चला जाता हूँ, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है।
तो एक्सपोर्ट की तहत अंडरटेकिंग वाले देर होते हैं, वो भी इस चक्कर में आता है। क्या एक्सपोर्ट? नहीं नहीं, एक्सपोर्ट के तहत जब कहते हैं अच्छा हाँ, अच्छा इन्होंने एक सवाल बड़ा अच्छा किया है, अच्छा सवाल है। जब चीजें एक्सपोर्ट बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं ना, जब पोर्ट पे आती हैं तो वहीं पे आपके टैक्सेस सारे गवर्नमेंट ले लेती है। उसके बाद बंदा खुद कंज्यूम करे या किसी को मार्केट में बेचे। जब वो किसी को मार्केट में बेचता है ना, तो वो बंदा जब उसने चीजें इंपोर्ट की थी, उसने वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा दिया। अब वो चीजें जब आपको बेचेगा, आप कहेंगे मैं उनको पेमेंट करते हुए विद होल्डिंग कर लूं, तो वो फिर एक अंडरटेकिंग देता है, कहता है मैंने इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स ये जमा करवा दिया होगा, मेरी विद होल्डिंग ना करना, ठीक है। और ये चीज उसके लिए फिर वो गुड डिक्लेरेशन और डिफरेंट चीजें ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपका सवाल। सर मैंने चीजें अपने पास लिख ली, मैंने आपको अपील करवानी है, ठीक है। अभी अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट है अपील का, और उसके अलावा आपका अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करवाऊंगा और ऑडिट के टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। और विद होल्डिंग को करवाया जा सकता है, लेकिन विद होल्डिंग ये है कि आपको थोड़ा सा खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने कंसेप्ट आपको दोबारा से दिया कि विद होल्डिंग क्यों हो रही होती है, ठीक है। कोई और फरमाइशी आपके टॉपिक्स हैं तो बता दें। सर वो एडवांस टैक्स बस इतना ही था जो आज हम लोगों ने कवर किया? नहीं, एडवांस टैक्स तो प्रॉपर जो है ना आपका, जी जी, वो जो आपकी वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अबाउट टू कंप्लीट है, और एडवांस टैक्स की प्रॉपर वर्किंग है। अगर मैं आपको बता दूं तो मैं उसके ऊपर आपको जाना नहीं चाह रहा। वो इवन कि हमारे जो एडवांस के स्टूडेंट है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट, पीपीटी ये भी हमने 153 की 2-3 चीजें रह गई हैं अभी आपको, जो एक्सपोर्ट तो वो मैंने कहा था, थोड़ा प्रॉफिट ऑन वो है, प्राइस बॉन्ड है, उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो कैसे करें? वो अगर आपने पंचिंग करने की बात करना तो पंचिंग मैं आपको दिखा दूंगा, वो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फाद आप कह रहे हो ना, ये चीजें मेरे बच्चे, ये चीजें यहाँ पे ना तो आपको समझ आनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ये आप देखिए हमारी जो एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन है, ठीक है, उसके अंदर हमने कल की क्लास के अंदर, कल ही मैंने ये टॉपिक उधर बढ़ाया था। ये देखो एडवांस टैक्स एंड मिनिमम टैक्स, और उसके ऊपर ये देखो, ये मिनिमम टैक्स को लेके टर्नओवर को फिर उसकी एग्जांपल्स बना के रिड्यूस रेट को करके, ये एडवांस टैक्स को डाल के फिर एडवांस टैक्स की वर्किंग करके उसमें लेस देन 100 मिलियन, मोर देन 100 मिलियन, फिर ये डिफरेंट, ये अब कल मैंने कराई, आपको ऊपर फाइल का नाम शायद नजर आ रहा होगा। ये चीजें आपको यहाँ पे क्यों नहीं करवाई जा रही, ठीक है। इसकी वजह यही है डेफर टैक्स का थोड़ा, नहीं जी हरियाणा डेफर टैक्स में आपको कंसेप्ट देता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे समझ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस एक मिनट दीजिए। अच्छा जी, मैं डेफर टैक्स का कंसेप्ट आपको देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो आपको यहाँ पे ये एक अकाउंटिंग वालों का कंसेप्ट है, जो डेफर टैक्स का कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे इस लेवल पे ना फाद आपको लोगों को बताना, आपको भी समझ नहीं आएगी, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, तो मैं उलझाना नहीं चाहता, ठीक है ना। जितनी चीज वो रिक्वायर्ड है उतनी बस बता रहा हूँ। अच्छा जी, डेफर टैक्स का अब मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, या जो रीजन है वो बता देता हूँ। डेफर टैक्स है क्या? डेफर टैक्स सर ये होता है कि कुछ चीजों के ऊपर टैक्स आपने अभी नहीं देना, फ्यूचर में देना है। मैं इसकी मिसाल दूंगा, हरियाणा समझ आपको भी अभी नहीं आनी। वजह ये है कि फर्ज करें कि एक चीज आज आपने खरीदी, अकाउंटिंग वाले कहते हैं 10 साल के अंदर इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें, टैक्स वाले कहते हैं 3 साल के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। टैक्स वालों के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आज चार्ज हो जाती है, टैक्स जो अकाउंटिंग वाले हैं वो कब चार्ज करेंगे, 2 साल के बाद भी 8 साल लगे रहेंगे। तो यानी कि डेफर टैक्स बेसिकली इसको बार के रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स करके क्या देखते हैं, अकाउंटिंग वालों ने कहा कि 2 साल के अंदर डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों ने कहा 10 साल के अंदर डेप्रिसिएशन। तो हमने जो 2 साल में डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली, टैक्स वालों ने उसको क्या कर दिया, डेफर कर दिया। क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। तो वो टैक्स का जो इफेक्ट है या डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है वो बाद में ले रहे होंगे, हम आज ही लेंगे। आप कहें सर इससे होगा क्या? मैं कहूंगा इससे होगा ये कि भाईजान जब हम उसकी रिटर्न को वो कंप्यूट करेंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब आप 2 साल और 10 साल बड़ा फर्क आएगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो एट द एंड, जहां पे आप 2 साल में चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट कम आएगा, जहां पे 10 साल में चार्ज कर रहे हैं ज्यादा आएगा। तो ये वजह है, ठीक। समझ विद होल्डिंग उसकी पीएसआई जनरेट, मैं अभी बताता हूँ, ये तो कोई इतना वो काम ही नहीं है। विद होल्डिंग ये कह रही है कि पीएसआईडी बनाना, पीएसआईडी भाई जो मर्जी हो, ये एक पोर्टल है जहाँ पे जाके पीएसआईडी दिन रात आप जनरेट करते रहे, अपना सीएनएससी लगाएं, शुरू हो जाए यहाँ पे जाके। कोई भी पीएसआईडी है
गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स पे करना है, ई पेमेंट पे जाएं, फर्ज करें कि आपने इनकम टैक्स का पे करना है, इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करें, यहाँ पे अपना एनटीएन लिखें, फर्ज करें मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आप जनाब वाला जिस तरह की पेमेंट आपने करनी है, मिसाल के तौर पे पेमेंट किस तरह की हो सकती है, आपकी एडवांस टैक्स की हो सकती है, लिमिटेड टैक्स की हो सकती है, एटीएल का चलान हो सकता है, कोई भी पेमेंट हो सकती है। एटीएल का चलान है तो मिसलेनियस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस पे क्लिक करने के बाद आपका हम यहाँ पे जाएंगे, ये आ रहा है सरचार्ज फॉर एटीएल, ठीक है। इवन के पीएसआईडी की भी वो सॉरी अपील की भी फीस यहीं से जनरेट होती है, ये देख लें वजन, ये सारी चीज़ यहाँ से आपने करनी है, अमाउंट मेंशन करनी है, कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आइए यहाँ पे, ये अभी आप कहेंगे सर इसमें चीज़ अहम क्या है, मैं कहूँगा बस चीज़ एक ही अहम है, यहाँ बस क्रिएट करना है, मैं क्रिएट पे क्लिक नहीं कर रहा। एक तो आपका ये एनटीएन बंदे का ठीक होना चाहिए, ठीक है। टैक्स ईयर आपने बिल्कुल सही लिखना है, गलत नहीं लिख देना। ये जो पेमेंट नेचर है ये अब इसमें मिसलेनियस होता है, सरचार्ज फॉर एटीएल अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, या फिर क्या है कि आपकी वो जो दूसरी होती है अपील फाइल करनी, वो दोनों मिसलेनियस में आती है। यहाँ पे मिसलेनियस किया, नीचे सेक्शन में आके और अपील किया तो ये आ गई, सरचार्ज फॉर एटीएल है तो ये आ गया, सिंपल। आईटीपी की फीस आपने बनानी होती है तो ये मिसलेनियस में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस के अलावा आपका डिमांडेड टैक्स हो सकता है, ये जब आपको नोटिस वोटिस आता है कितना टैक्स पे करें और हम टैक्स पे करना चाहते हैं तो डिमांडेड में आ जाता है। विद होल्डिंग आपने की होगी तो विद होल्डिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, लेकिन आपको सेक्शन पढ़ के देखना पड़ेगा कि वो विद होल्डिंग एडजस्टेबल है, फाइनल है, फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखना होता है कि वो एडजस्टेबल है या फाइनल है। सर आप एक प्रैक्टिस वेब बना रहे थे, इसमें कहा था कि वो अभी उसका ऑलमोस्ट जो है ना रमजान की वजह से थोड़ी स्लो हुई है, बल्कि वो इंशाल्लाह मैं अभी तो 3-4 दिन से मेरी वजह से वो स्लो हुई है, तो रोजाना कहता है कि चेक कर लो, मैं चेक कर ही नहीं पा रहा। ये आप देखिए जब हम सेल टैक्स अगर प्रैक्टिस करने जाए वो मुमकिन इसलिए नहीं होगी, दायर है उसके लिए मैं वैलिड और वो चाहिए होगा और मैच चाहिए होगी और नहीं वो इंशाल्लाह हम जिन लोगों ने पढ़ा हमने उनको सबको कमिटेड देना है, वो वाकई देना है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। पता है क्या कि अब मैं एक मिसाल देता हूँ, नया पोर्टल डेवलप करने की मुश्किलात का आइडिया देता हूँ। एससीसीपी ने अपना पोर्टल बनाया है, अब यकीन करें कि रोजाना हमें मेरी वो एक कंपनी है 2 हफ्तों से बनाने वाली पड़ी हुई है, नहीं बन रही, ठीक है। क्यों नहीं बन रही, उसकी वजह है कि वो पोर्टल के अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है, बार बार इशू आ रहा है, ठीक है। एक दिन एक चीज ठीक होती है, दूसरी खराब हुई होती है। हमारा पोर्टल का भी ये है कि वो मैं ये नहीं कह रहा खराब हुई होती है, वो एक दिन उसको मैं बताता हूँ कि यार ये चीज ऐसे की है, जब मैं उसको खुद करके देखता हूँ तो वो बेचारा जो इफेक्ट उसको बताता हूँ वो डाल चुका होता है, मैं कहता हूँ अगर ये क्यों नहीं डाला, अच्छा ये भी डालना था, अच्छा ठीक है। हमारे पास तो क्या है कंपनी की आईडी है लेकिन वो उसको रिस्क देना बहुत होना कम होगा, तो आप सबमिट क्यों करते हैं, सबमिट ना करें ना, हाँ सब बना सकते जैसे मर्जी बात है वो सबमिट ना करें इसका बोलती है कि और बाकी आप तसल्ली में रहें। पिन कोड दे दिया हुआ मणिपुरी का इस तरह है ना, आईरिस है ये जो हम जब टैक्स अपलोड करते हैं वहाँ पे तो हो जाता है, लोडिंग की हद तक तो चल लेते हैं। स्टेट टैक्स पे अभी बिजनेस भी बढ़ रहा, क्या कोई चीज ऐसी हो गई? नहीं आप उसके साथ बैठे ना, जो आप टैक्स कंसल्टेंट, अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर आप पूछें, आप उसके साथ अगर आपका सेल टैक्स रिटर्न वो फाइल कर रहा है, आप उसके साथ एनेक्जर सी बनाना बैठे, उसको कहेंगे यार मैंने बैठना है, मैंने सीखनी है, आपके साथ कहना कि मुझे आती है, ठीक है, जाके बैठ जाए। हाँ नहीं वो आपको बता दे भी देंगे, उसके साथ बैठे। या आप कोई ऐसा क्लाइंट शेयर कर सकते हैं जिसका आईडी वाला हो, जिसका आपने 1110 बना रहा होता है, बस सबमिट ना करें, बाकी जो मर्जी करें, ठीक है। हाँ वो आप काइंडली दीजिएगा जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पता नहीं आप ना विद होल्डिंग को मैं फाइल करना आपको बता देता हूँ, मसला नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेक्शन 149, ठीक है, आपका सेक्शन 150 आपके लिए हर सेक्शन रेलिवेंट नहीं है, आपका स्पेसिफिक हर अदारे का मैं फर्ज करता हूँ बताने के लिए, जो आप लोगों को ये ऑनलाइन में कुछ सवाल आ रहे हैं, फर्ज कर रहा हूँ कि मेरे भाई अगर आप फर्ज करें कि आप बैठे हुए हैं मिसाल के तौर पे, जाने दें यहाँ जाने दें, अगर आप बैठे हुए हैं कंपनी में जो लोग को सैलरियां देती है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, 149 का आपको पता होना चाहिए, ये विदहोल्डिंग का सेक्शन है, बात खत्म। हर कंपनी ने टैक्स विदहोल्ड करना है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग करना है, सिंपल। टैक्स विदहोल्ड करने के बाद अगला सवाल ये कि हमने पे कैसे करना है, सवाल ये कि गवर्नमेंट के खजाने में पे कैसे करना है। रूल 43 कहता है आपने पे करना है, रूल 43 कहता है आपने पे करना है, और पे करने की तरफ मैं सर आऊं
तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहीं पे आके आपने अपना चालान बनाना है E.FBR के ऊपर। विद होल्डिंग है, इनकम टैक्स की है, आए इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करें, फर्ज करें सैलरीज का है, 50 इंप्लॉइज का आपने टैक्स काटा हुआ, 50 इंप्लॉइज का। अब यहाँ पे टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, 24 फर्ज करें उसका चल रहा है। यहाँ पे अपनी कंपनी का, अपने इदारे का NTN मेंशन कर दें, फर्ज करें मैंने जो भी आ रहा था ये वही पहले वाला इशफाक अब्बासी कंपनी ये कर दिया। उसके बाद टैक्स पेमेंट नेचर, अब सेक्शन 149 में लिखा हुआ कि ये एडजस्टेबल होता है, आ जाओ यहाँ पे एडजस्टेबल पे आ जाओ, ये क्लिक कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि मंथ आप देखें, अपना महीना सिलेक्ट करो। अब मैं फर्ज करो पिछले महीने का जमा करवा रहा हूँ, मार्च में करो, फरवरी का जमा करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे आए, मैं लिखा फेब, महीना भी सिलेक्ट हो गया। उसने कहा फाइल अपलोड करो, यहाँ पे क्या करो, अटैच फाइल। मैंने अटैच फाइल के ऊपर क्लिक किया, वो नई जगह पे ले गया। यहाँ पे मैंने कहा जी चूज फाइल, चूज नहीं करूंगा, पहले मैं डाउनलोड सैंपल करूंगा। इस सैंपल के ऊपर ही मैंने डाटा लिखना है, सैंपल के ऊपर क्लिक कर दिया, अभी डाउनलोड हो जाएगा। ये जी डाउनलोड हो गया, विद होल्डिंग का ये जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। जब सर इसको अभी हम ओपन कर लेते हैं, नहीं वो 1 बाय 1 लंबा काम हो जाएगा, 1 बाय 1 जो है ना ये ज्यादा आसान है। सर हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया, ये मैंने आपके सामने खोल दिया, ठीक है जी। हरियाणा सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो सेल टैक्स विदाउट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे सर हम आ गए, तो ये टेम्पलेट है आपके सामने, मैंने डाउनलोड किया। पेमेंट सेक्शन मैंने कहा जी 149 का है, फर्ज करें मैंने यहां से नहीं देखना, मैंने अगली लाइन पे जाना है, ये पेमेंट सेक्शन आ रहा है यहाँ पे। मैंने सर पेमेंट सेक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद उसे यहाँ पे ये डिफरेंट सेक्शन लिखा है, 137, 147, यहाँ पे 153 लिखा हुआ है। मैंने जाना है सैलरीज के ऊपर, ये देखें ये सैलरीज के ऊपर उसने 3 लिखे हुए हैं, 159, 1, 2, 3, ये ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के नजर आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। 159 पे क्लिक किया, ये है एडजस्टेबल, ये आपको नजर आ रहा होगा खुद ब खुद ही, मैंने कैटेगरी सही सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। इसके बाद आपका फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे तो 159(1), आपके प्रोविंशियल के होंगे 159(2), और बाकी हैं तो 159(3). तो कौन सा यहाँ पे से मैं उठाऊं सेक्शन, ये वाला अदर वाला उठा लो, दूसरे टैब पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आके पेमेंट सेक्शन पेस्ट कर दो, कर दिया पेमेंट सेक्शन पेस्ट। जिस बंदे का काटा है उसका नाम लिखो, ठीक है, उसका NTN नंबर लिखो या CNSE नंबर जो भी है, टैक्स पेयर का नाम लिखो, उसका सिटी लिखो, ठीक है, एड्रेस लिखो। इवन कि हम तो एड्रेस के बगैर भी कर देते होते थे। अच्छा इस्लामाबाद सिर्फ लिख दोगे, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत भी नहीं है। स्टेटस लिखो, वो इंडिविजुअल है, OP या कंपनी है, क्या है वो लिखो। उसका अगर कोई बिजनेस नेम है, अगर वो कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, वो लिख दो। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, टैक्स कितना काटा है, वो सारे लोग के नाम लिख दो। ये आप शीट अपनी भर लो, ठीक है। शीट भरने के बाद ये आपकी विद होल्डिंग की शीट जब भर जाएगी, आप आएंगे वापस, कहाँ पे वापस आएंगे सर, आप आ जाएंगे वहां पे वापस, ठीक है जी, शाबाश, जहाँ पे डाउनलोड किया था जी, अपलोड करना। यहाँ पे आके चूज फाइल करके उस फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो फाइल आपकी यहाँ पे शो हो रही है, ये शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, ठीक है, अभी इंपोर्ट नहीं होगी, जो एरर होगी वो शो भी कर दे, एग्जिस्ट एंड एक्टिव इनएक्टिव टैक्स पे NTN इन योर फाइल एट रेकॉर्ड नंबर 1, ठीक है। तो बता रहा है कि पहला जो नंबर आ रहा है वो सही नहीं आ रहा, इशू बता रहा है। इस तरह से आपने वो ठीक लिखना है ना, डाटा में ठीक नहीं लिखा, आपको जब ठीक हो जाएगा फाइल अपलोड करने के बाद सिर्फ बैक जाना है, सिर्फ जाना है बैक। बैक जाने के बाद सर अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे पेमेंट सेक्शन जो है ना आपका, जो भी रेलिवेंट सेक्शन है एम्प्लॉय का, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज, मैं सिर्फ सैलरीज ऑफ अदर एम्प्लॉयज लिख दूंगा, ठीक। यहाँ पे ये मैंने सैलरीज ऑफ जो भी आ रहा है अदर एम्प्लॉयज बस मैंने मेंशन किया है। मेंशन करने के बाद सर सिंपल मुझे ये क्या मेंशन करना है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है। आप कहें सर बाकी लिखे, मैं कहूँगा बाकी रेलिवेंट नहीं है, जहाँ पे उसने रखवानी है चीजें आपको कहीं ना कहीं उसने बता दी है, ठीक है। कितने अमाउंट पे टैक्स काटा हुआ है और कितना टैक्स काटा हुआ है ये लिखो। अगेन नीचे जाके फिर अमाउंट लिख दो,
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके फिर अमाउंट लिख दो, यहाँ पे जाके अपना टैक्स रेट आ रहा है, जी टैक्स रेट तो ज्यादा नहीं होगा, नहीं किधर सा डेटा आ रहा है, टैक्स रेट टैक्सेबल अमाउंट और आपके टैक्सेबल अमाउंट के आगे अच्छा स्लैब सिस्टम चलना है। नहीं अच्छा सर इसका आप याद रखिएगा, नहीं रेट हम नहीं मेंशन करेंगे, हम टैक्स की अमाउंट मेंशन करेंगे, ये नहीं जी वो फिगर उठा लेता है। अच्छा उसके बाद एनटीएन हमने मेंशन करना है, एनटीएन मेंशन करके उसको सिंबल अपलोड कर देना, दैट्स इट। इस तरह से आपने अपनी नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ से बता देना है, जो उसको कौन सा एफर्ट करेंगे। यहाँ पे दोबारा हम जाते हैं, यहाँ पे जब मैंने उसको बताया कि एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल करोगे, फाइनल करोगे, ये फाइल लाजमी अपलोड करवाएगा, फाइल लाजमी अपलोड करवाएगा आपसे, ठीक है। तो ये आपका टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो जाता है, ये सिर्फ है जी। आप एक वो स्केड्यूल लाए थे अंडर सेक्शन ये सैलरी का ये सेक्शन है, वो अगर फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 1 पार्ट 1 तस्वीर लेनी है, ठीक, हाँ श्योर अच्छा ये अच्छा इस एरिया की काटनी है, ठीक। बस ये विदहोल्डिंग के सेक्शन यही है, विदहोल्डिंग के सेक्शन यही है। आप पे ना वो जो 236 वो एडवांस टैक्सेस के हैं, उनके अंदर लिखा हुआ कि एडवांस टैक्स कौन करेगा, ठीक है, आपने जमा करवाना है जी। ये जो सेल्स टैक्स पे हम लोग विद होल्डिंग करते हैं, जिस तरह से कैपिटल की अगर कोई सर्विसेज हो तो हम लोग इसका 20% विद हेल्ड करते हैं, और आई थिंक पीआरए का हम सारे का सारा जमा करवाते हैं। ये मुझे इसमें कंफ्यूजन है, ये क्या पहली बात जो मैं कह रहा हूँ सही है, और दूसरी बात ये कैसे हम लोग देखेंगे कहाँ पर मेंशन होता है? सर याद रखें कि आप सबसे पहले तो आपका स्टेटस क्या है, कि आप सेल टैक्स में फेडरल में रजिस्टर्ड है, प्रोविंशियल में रजिस्टर्ड है। मैं फर्ज करता हूँ अगर मेरी एंटिटी पंजाब में रजिस्टर्ड नहीं है, मैं सिर्फ इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं पंजाब की विदहोल्डिंग नहीं कर सकता, मुझे सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पंजाब में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं पंजाब की विदहोल्डिंग कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा हर बंदा विदहोल्डिंग नहीं कर सकता, आपके सारे कवानीन में विदहोल्डिंग एजेंट्स को डिफाइन किया गया है। जैसे मैं सिर्फ फेडरल का आपको बता रहा था कि आपका 11th शेड्यूल है, इस तरह बाकियों का भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप कहेंगे तो रेट्स भी शेयर कर दूंगा, पंजाब का आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो विदहोल्डिंग एजेंट्स को डिफाइन किया गया है और उनका रेट भी डिफाइन किया गया है, और इवन के सामने कुछ सर्विसेज के ऊपर नहीं होती और कुछ के ऊपर लाजमी तौर पर करनी होती है। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड फेडरल में विदहोल्डिंग है ही नहीं, फेडरल के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट विदहोल्डिंग एजेंट है। बेसिकली कि लॉज की भरमार है कि हर लॉ को हमें देख के फिर जवाब देना पड़ता है। बात को समझे हो कि नहीं? जी सर समझ आइए। जैसे आप इनकम टैक्स की अगर आप कहें सर विदहोल्डिंग एजेंट, मैं कहूंगा यार पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहें सर पंजाब के अंदर, मैं कहूंगा यार पंजाब का जो कानून है पीआर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, उसको देखना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे सर किस चीज पे कितना, मैं कहूंगा वो भी उसमें देखना पड़ेगा। आप कहें सिंध का, हमने तो किताब खोलनी है, किताब खोल के बैठ जाना है कौन सा रेट एप्लीकेबल है, ठीक है। यस चलें अपना ख्याल रखें, ठीक है। एक्चुअली मेरी अगली क्लास ना होती, डिक्लेरेशन सबमिट करना भी बता दें। डिक्लेरेशन कौन सी सभा डिक्लेरेशन की आप बात कर रही हैं? नहीं अभी अभी के लिए इतना याद रखें, अभी हमने पे किया है, डिक्लेरेशन अभी सबमिट नहीं की, अभी मैंने सेल टैक्स सिर्फ पे किया है। इसको हम कहते हैं कि सेल टैक्स की पेमेंट। अगला काम है हमारा सेल टैक्स की रिपोर्टिंग, और सॉरी विदहोल्डिंग की रिपोर्टिंग अभी मैंने नहीं की, वो करवाऊंगा इंशाल्लाह। वो मंथली नहीं होती, क्वार्टरली होती है, मैं दिखा दूंगा आपको। मंथली क्योंकि अभी मैं हाँ नहीं ये मंथली नहीं होती, ये तो लॉ में ये जो मंथली कह रही है ये भी गलत है। रूल 43 के तहत एक वीक की अगले नहीं कानून में क्वार्टरली है, और दूसरे नंबर में एक वीक की अगले वीक में जानी होती है, और कंपनियां एक महीने की बना रही होती है, वो गलत कर रही हैं। पेमेंट एक वीक की अगले वीक के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। वो जो कंपनियां विदहोल्डिंग मंथली कर रही है, विदहोल्डिंग नहीं पेमेंट मंथली कर रही है, वो भी गलत कर रही है, ठीक है जी। चलें अपना ख्याल रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है। इंशाल्लाह रमज़ान में हम चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, और जिस किसी को ना समझ आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, वरना आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। किस टॉपिक में इशू आ रहा है या समझ नहीं आ रही, ठीक है। चलें थैंक यू, ये आपकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।